मुझे तो पता है कि you know everything about jewelry. तो family business as old as the country. Older. I know it's going for at least 7 generations into India. Jewelry business. अगर देख के नहीं बता सकता ना तो कोई भी नहीं बता सकता. My father was one of the largest exporters of gold. He's won multiple awards. हमारे यहाँ not only in the industry, in the jewelry industry, like in a lot of other handwork-based industries or hand or skill-based industries, that skill is not transferred from one generation to another. तो जो मेरे अब्बा के टाइम पे जो कारीगर थे, जो मेरे दादा के टाइम पे थे, उनके बच्चों ने अब्बा के साथ तो काम कर लिया और उन्होंने सीख भी लिया काम. उनके जो मेरे अब्बा के टाइम के जो कारीगर हैं, उनके बच्चों ने काम नहीं सीखा. ये प्रॉब्लम इंडिया में भी है. इंडिया में नहीं है, बिकॉज इंडिया में उसको ट्रांसफर किया जाता है. स्किल इज पास्ड ऑन जनरेशन टू जनरेशन. नॉट ओनली डू दे पास ऑन द स्किल, दे इम्प्रूव द स्किल बाय प्रोवाइडिंग प्रॉपर एजुकेशन, by providing proper the newest technologies available. Jewelry is a very big industry, and you cannot compare the Pakistan jewelry industry to the Indian jewelry industry. We're not even like 2% of what they are. Oh wow. उस दिन मेरे पास एक लड़का आया था जो मेरा कारीगर था. He passed away. तो उसका जो बेटा था, मैंने उसको बुलाया. मैंने कहा तुम्हें काम आता, तुम कंटिन्यू करो. तो उसका मुझे रिप्लाई था कि साद भाई, मेरा अब्बा का दिमाग खराब था, जो उसका शौक था 10 घंटे फर्नेस के सामने बैठे. मैंने कहा फिर क्या साथ में, मैं तो टिकटॉक और यूट्यूब का चैनल है. अच्छा, so you can the policy said कि import gold against the gold that is exported. But because other countries were not allowing Pakistan gold to be imported, so who do we export? Then how is gold coming in? यानी कि gold use तो हो रहा है ना. दुबई चला गया, मैं gold खरीद के अपने सूटकेस में लेके आ गया. Is that allowed? इस वक्त तो नहीं कर सकते आप. कर ही नहीं सकते. अलाउ ही नहीं है. So मैं अगर लेके आ गया और मुझे पकड़ा गया, I'll have to surrender. मुझे बताएगा क्या हुआ था. हमारी ज्वेलरी कौन खरीदेगा? या तो पाकिस्तानी खरीदेगा या इंडियन खरीदेगा. इंडियन हमारी पाकिस्तानी की दुकान पर एंटर ही नहीं करता. जो पाकिस्तानी है वो कभी सोचता है कि पाकिस्तानी स्टोर और इंडियन स्टोर के बारे में? नहीं. हमारे वाले तो खुशी खुशी से जाके इंडियन स्टोर से बाइंग करते. द प्रॉब्लम कम्स इन इज दैट इफ ओनली 10% of all jewelers are registered. I'm being very positive right now. Really? 90% of jewelers not registered for sales tax. और पाकिस्तान में आपकी sales tax registration के लिए you need to have an annual sale of 4 million. 4 million rupees. That's it. Annual sale. That's like not even one set यार. Vocational training है jewelry की कोई भी पाकिस्तान में? Minimum. Pakistan has lost, unfortunately, our skill in making jewelry. I would buy the bullion and I'd rent the jewelry. Take it into the natural mined diamond and this whole new concept of the lab diamond. क्योंकि अब ज़कात किस पे अप्लाई होता है? Is it a good time to buy gold? क्या precious stones में इन्वेस्ट करना चाहिए? सिल्वर एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है. क्या डायमंड्स अब फेक बनने लगे हैं लैब के अंदर और उनको छोड़ देना चाहिए? इन सब सवालों के जवाब मिलेंगे आज मेरे गेस्ट साहब चोटानी के साथ, जिनका फैमिली बिजनेस 10 जनरेशन से ज्वेलरी बिजनेस है. And he's also a gemologist certified by the GIA. Check out this episode of Digitales. Saad Chotani, how are you today? I'm very good, Fazan. How are you? I am well. मुझे तो पता है कि you know everything about jewelry और हर तरह के precious stones और diamonds और कितने सालों से आप डील कर रहे हैं इनके साथ. पर थोड़ा सा मुझे background है कि चोटानी Jewelers, which is a prominent, one of the biggest names in jewelry in Karachi, सारे लोग वहीं से अपनी jewelry लेते हैं. इसका इब्तिदा कहाँ से हुआ? How did you get involved in the business? देखें, this started India से. My family is a multi-generational business जो इंडिया से चलते हुए आ रहा है. अब post partition मेरे दादा यहाँ आए. दादा जब यहाँ आए तो शुरू के 2 साल उन्होंने टी का बिजनेस किया था. तो वो टी का बिजनेस करते थे जब तक उनके सारे एसेट्स और बाकी भाई वगैरह बाकी फैमिली यहाँ सब आए. Then in 1949 उन्होंने सराफा बाजार में चोटानी ज्वेलर्स स्टार्ट की. वो चलता रहा उनका. एंड उसके बाद मेरे वालिद साहब एंटर्ड द बिजनेस. अब ही वाज ओनली 8 years old व्हेन ही जॉइंड माय ग्रैंडफादर. उस वक्त तो यही सिस्टम होता था कि आप पढ़ाई वगैरह सब काम पे ही होती थी. ही जॉइंड माय ग्रैंडफादर एट द एज ऑफ 8 और फिर वो काम करते रहे वहीं होम स्कूल और वर्क स्कूल सब काम के अंदर ही हुआ. फिर इन्होंने आपका 60s और 70s के अंदर सदर स्टार्ट डेवलपिंग एज एन एरिया. Then my father had this thing कि सदर में एक ज्वेलरी मार्केट बननी चाहिए. So him along, he got other people along as well. और पूरी सदर में जो आज ज़ेब-उन-निसा स्ट्रीट पे जो आप मार्केट देखते हैं, वहाँ पे my dad opened Chotani Jewelers along with other people opened there और more shops. मतलब एक पूरी एक ज्वेलरी की इंडस्ट्री एक उस एरिया में सेट हुई थी.
वो चलता हुआ आ रहा था. बट देन एज टाइम प्रोग्रेस्ड हमने देखा कि जब हम बड़े हुए तो हम सुन्नी मुस्लिम में रहते थे, वहां से डिफेंस पर आ गए. डिफेंस में आ गए, पूरी कराची जो थी उसकी जो क्रीम आपकी थी वो डिफेंस साइड पे आ गई थी. सो अ लॉट ऑफ पीपल, फिर हालात भी खराब होने लगे, तो सिक्योरिटी और सब की वजह से लोग सदर जाना थोड़ा सा अनसेफ समझने लग गए थे और थोड़ा सा दूर पड़ता था, ट्रैफिक भी होता था. उस वक्त हम भी छोटे थे, स्कूल थे, यूनिवर्सिटी जा रहे थे, तो मेरे डैड का विजन था कि हम लोग वापस आए तो एक और स्टोर होना चाहिए जहाँ बड़ा भाई और हम लोग जब वापस पढ़ कर आए वी कैन इवन जॉइन दैट. सो हिज विजन उस वक्त था कि यार हम लोग क्लिफ्टन साइड पे एक शॉप और खोलें टू केटर टू अ डिफरेंट मार्केट एंड अ डिफरेंट स्टाइल ऑफ ज्वेलरी. So in 2004, we opened the shop at Forum at Chutani's. My elder brother Fahad and my dad was the one who set up that shop. And when they set up that shop, they changed the game a bit. थोड़ा सा उन्होंने क्या किया तो बिल्कुल थोड़ा और higher end पे लेकर गए. We introduced modern style jewelry with diamonds and more precious stones, higher quality, higher design, higher finishing. Finishing was the main thing that we focused on because हमारे यहाँ डिजाइन चल जाता था, एज लॉन्ग एज वो 18-20 भी फर्क होता था हम लोग ओके होते थे. लेकिन फिनिशिंग इज अ वेरी की प्रोडक्ट. जब ज्वेलरी के अंदर हम बाहर जाते हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स देखते हैं, आप डिजाइन तो हो जाता है लेकिन उनकी जो फिनिशिंग होती है, जो निफासत से वो चीज़ बनाते हैं, उसके अंदर जितनी मेहनत और जितना टाइम लगता है, तो हमने कहा वो चीज़ प्रमोट करते हैं पाकिस्तान के अंदर. तो वो करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुद 20 साल से ज़्यादा हो गए इस बिजनेस के अंदर डायरेक्ट. सो टाइम इज फ्लोन एंड करते करते अब हम यहाँ पे. फैमिली बिजनेस एज ओल्ड एज द कंट्री practically जो jewelry business है. If older, because Older. I know it's going for at least 7 generations into India. Jewelry business. business. तो यानी कि 7 generations का business है. 7 से तो इंडिया के अंदर है, उसके बाद 3 और पाकिस्तान में ऐड कर लो, 10 जनरेशन तो यही हो गई हैं. तो मतलब ज्वेलरी के बारे में नॉलेज, तो फिर इसका मतलब इट्स इन योर वेन्स. It's in the blood. I think yeah, like हम लोग भी जब पैदा हुए थे तो उसके बाद एक एक्सपेक्टेशन थी ना टू जॉइन द बिजनेस, तो वो था. लेकिन उसमें आई वुड से इट वाज माय मॉम एक है कि उन्होंने हमें हर वक्त कहा था कि तालीम इसकी बस काम तो कर सकते हो लेकिन तालीम हासिल करना पहले. उनका वो था कि मेरे बच्चे जो हैं वो स्कूल जाए, स्कूल के बाद अच्छी यूनिवर्सिटी जाए, पढ़ाई पढ़ के दुनियादारी सीख कर फिर काम ज्वाइन. राइट. सो इसका मतलब है व्हेन आई आस्क यू कि आजकल गोल्ड के साथ क्या हो रहा है, यू आर गोइंग टू गिव मी एन आंसर दैट इज 10 generations ऑफ नॉलेज बिल्ट इन. तो क्या हो रहा है? अनफॉर्चुनेटली वो 10 जनरेशन की नॉलेज और जो मुझे इस दुनिया की नॉलेज सिखाई गई है स्कूल और यूनिवर्सिटी में, वो सब आज की दुनिया में आके फेल हो गई है. Why is that? बिकॉज हम लोगों को सिखाया गया था इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट्स एंड द कोरिलेशन ऑफ दैट विद गोल्ड. आजकल आप देख रहे हैं इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा था, गोल्ड बढ़ा था. अभी थोड़ा कम हुआ है इन लास्ट कपल ऑफ एक आध साल में थोड़ा सा करेक्शन आ रहा है. लेकिन पोस्ट कोविड व्हाट्स हैपन इन द वर्ल्ड इज समथिंग जो कोई भी इकोनॉमिक्स है, कोई भी सब थियरीज के उल्टा जा रहा है. सो राइट नाउ जो गोल्ड के साथ हो रहा है वो उसमें आई थिंक इट्स नॉट अबाउट ज्वेलरी, देयर इज अ लॉट ऑफ अदर प्लेयर्स इन्वॉल्व्ड एंड मेनली दैट्स अ शिफ्ट आई थिंक फ्रॉम द करंट फाइनेंशियल सिस्टम वी लिव इन. वी मूविंग अवे फ्रॉम द पेट्रो डॉलर एंड द डॉलर बैग सिस्टम. जो उससे पहले गोल्ड बैग था वो शिफ्ट हुआ था 1973 में. फ्रॉम गोल्ड वी शिफ्ट टू a petrodollar and dollar-based industry. And now I think we're back at the time where we're seeing a change in the international financial system. And gold is coming back as a strong player, yet not entirely. I think that's my personal perspective of जो आजकल हो रहा है वो ये है कि इस वक्त दुनिया में हमने देखा एक डिवीजन आ गई है. एक ईस्ट साइड के ब्लॉक है जिसको हम लोग ब्रिक्स ब्लॉक कह सकते हैं. वो चाहता है कि उनकी आपस की ट्रेडिंग उनकी लोकल करेंसीज में हो. लोकल करेंसी में जब भी ट्रेडिंग होगी जब उनकी लोकल करेंसी की सेंट्रल बैंक के पास इनफ गोल्ड होगा एज अ बैकअप टू देयर करेंसी, ताकि बाकी कंट्रीज को सैटिस्फैक्टरी सिक्योरिटी मिल सके उनसे ट्रेड करने में. अब उसके लिए ऑल ऑफ दीज कंट्रीज दे हैव टू हैव अ फिजिकल रिजर्व ऑफ गोल्ड. ठीक है. तो जो मेन बाइंग हम देख रहे हैं पिछले 5-6 सालों से और इफ नॉट मोर इज कमिंग फ्रॉम दैट द सेंट्रल बैंक्स व्हिच आर बाइंग. अब जब एक बार सेंट्रल बैंक्स का शिफ्ट शुरू हो जाता है देन उसके बाद आते हैं आपके इन्वेस्टर्स एंड इंस्टीट्यूशंस. दे आल्सो फॉलो सूट अकॉर्डिंगली. सो हमने देखा है कि पहले ब्रिक्स नेशंस में स्पेशली चाइना they were buying at whatever the price, they just kept buying and buying and buying, and they're still buying. Followed by Russia, India, South Africa, Saudi Arabia, Brazil. So all of these countries are big on buying gold. Then we have your Western Bloc. The Western Bloc is all based on the dollar.
their aim is to keep dollar relevant in the international market. Right. With gold coming up, if gold comes up again, dollar becomes irrelevant. So in order to keep dollar relevant, their theory is to move more towards a stable coin and a crypto-based system where we all issue stable coins which are backed by USDT, which is again backed by the US dollar. So that keeps the dollar relevant. So right now हम उस पॉइंट पर आ गए हैं, जो एक मोड़ पर हैं, जो या तो गाड़ी इस तरफ जा सकती है या गाड़ी उस तरफ जा सकती है. So थोड़ा सा इस वक्त सबको थोड़ा एहतियात और कॉशन के साथ आगे बढ़े. क्योंकि यही चीज हम देख रहे हैं बिटकॉइन और अपना क्रिप्टो साइड पे. क्रिप्टो की रैली जो पिछले 2 साल में ऑब्वियसली डिप किया था, बिटकॉइन went down to 15,000 पोस्ट कोविड, जो क्रैश आया था उसका 15-16 था. इट्स सिटिंग एट अबाउट 110, पीक्ड एट 124. तो ये इसने भी रैली की, गोल्ड ने भी रैली की. एंड इंटरेस्ट रेट्स यूएस के एट द हाईएस्ट पॉइंट थे इन द लास्ट, आई वुड से, अब कम हुए हैं थोड़ा सा, उन्होंने they've cut it twice. तो इंटरेस्ट रेट्स भी हाई थे, लेकिन दोनों ने रैली की. पूरे आप 50 साल, पिछले 50 के आप 19, आप वर्ल्ड वॉर 2 से देख लें. ये पहली बार हमने देखा है कि इंटरेस्ट रेट वर ऑन ऑल टाइम हाई, inflation was at an all time high, and all your hard assets were at an all time high. That includes gold, silver, your Bitcoin as well now. So Bitcoin is something that's come up over the relatively new in the last 2 decades, I would say, जो आपका इसमें ज्यादा हुआ है. लेकिन अगर हमारी जो नई जनरेशन है उसने अडॉप्ट कर लिया बिटकॉइन, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया उसको एज अ मोड ऑफ ट्रांजैक्शन एंड एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू. सो इट्स Goldman Sachs itself includes Bitcoin as a hard asset now. So I personally think Bitcoin is here to stay. It's not like ekdam se khatam ho jayega. Yes, there are other systems which we will incorporate based on Bitcoin and the entire crypto industry. But as I said, आगे क्या होता है, it's only anyone's guess right now. So then जो customer है, जो आपके institution पे आता है, what should they do? क्योंकि most of them are, I'm assuming, women coming to buy jewelry, life savings लगाते हैं, या तो शादी के लिए jewelry लेते हैं, या कुछ security और savings के लिए लेते हैं. तो उस कस्टमर बेस के लिए उनको अब क्या करना चाहिए, क्योंकि गोल्ड भी उनके लट से रीच से बाहर है और बाहर होने लगा है ज़्यादा, और बिटकॉइन की शायद उनको उस तरह से समझ नहीं है कि ट्रेड कैसे करें. तो व्हाट हैपेंस टू दिस सेगमेंट दैट यू आर केटरिंग टू? देखिए, सबसे पहले एक चीज़ हमें नोट करनी चाहिए कि ज्वेलरी इज समथिंग दैट वी वेयर एंड गोल्ड इज नॉट, ज्वेलरी इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट. ज्वेलरी इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट. लेकिन लोग इस माइंडसेट से आते हैं. हमारे पास एक माइंडसेट शुरू से था, आज की दुनिया में मैं ज्वेलरी को इन्वेस्टमेंट नहीं कहूँगा. अच्छा, ये माइंडसेट इंडिया में भी यही है? इंडिया से भी पहले हमारा ये माइंडसेट, आई थिंक वी कैन टेक दिस बैक टू 10,000 years. Why is gold a store of value? That's the biggest question mark. हम लोग, or the only thing I can precious say is, metal, was a precious metal, but it was hard to mine at the time. मुश्किल से मिलता था उस जमाने में. But what was the allure to it? What made gold a store of value? उसकी कोई यूज तो नहीं है. आज की दुनिया में आप फिर कह सकते हैं कि गोल्ड की कुछ यूज है सिलिकॉन चिप्स के अंदर, एंड स्पेशली इन द स्पेस है उसके अंदर, सोलर रेडिएशंस वगैरह के अंदर, एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ. बट इवन इफ इट गो 100 years ago, the use of gold in modern, in day-to-day life was negligible. Rich people used to wear it. It's just a show of Pharaohs, wealth. kings, Mughal empires. It was more of a show of wealth. A show of wealth. Yes, ठीक Show है. and store of wealth, both. हाँ, तो एक तरह से because it was a show of wealth, उसकी प्राइस अप होती थी क्योंकि everyone wanted to be able to show कि यार ये देखो मेरे पास भी है और मैं इतना अमीर हूँ, और वो चूंकि मुश्किल से मिलता था. अगेन हमें सिखाया गया, जो हमने सीखा इकोनॉमिक्स में स्कूल में, वो यही था कि गोल्ड का मेन रीजन ये था कि गोल्ड वाज अ प्रेशियस मेटल. इट वाज अवेलेबल एवरीवेयर, बट इट वाज स्टिल अ फाइनाइट रिसोर्स. So we knew that from day one, yes, if we use this as a store of value, it's a finite resource. Right. And we can use this as a store of value. Having moved on from there, it's very easy to divide gold. Weight. So you can make it into very small denominations. You can have it large denominations. It's easier, very easy to transport from one place to another in terms of value. So all of that combined, and then obviously that allure of that glitter of gold, जिसको कहते हैं, वो फिर ज्वेलरी, और उसके अंदर जब आपके किंगशिप्स एंड ऑल दीज डायनेस्टी स्टार्ट कमिंग अप, जब कुछ नहीं होता फिर आप बनाते हैं अपने लिए चीजें, तो वो सब के अंदर गोल्ड केम अप. एंड गोल्ड सिंस देन, इट्स बिन अ पार्ट ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री सिंस
even before the last 20,000 years. The earliest recorded we have is more than 20, 30,000 years ago that there are small gold ornaments being used by hunter-gatherers. So it's ingrained in our history, in our DNA, that gold is a store of value. ये ठीक है. So as a result of that, हम अब modern day पे आ जाते हैं. आज की दुनिया के अंदर issue ये है कि gold has always been will still stay a store of value. Now when it comes to jewelry, people have to realize that there's a certain process in getting from a gold bar to an end jewelry product. That requires a certain process के अंदर gold loss होता है आपका, जिसको लोग wastage के तौर पे कहते हैं. There are multiple stages of that. सबसे पहले तो आता है bullion से आप casting पे जाते हैं, उसमें आपके एक wastage का process. तो bullion जो है वो gold bar आता है. Gold bar. ठीक है, वो gold bar को आप melt करके उसको casting करेंगे, वहाँ आपकी थोड़ी wastage आती है. Casting में क्या process? Casting is basically the process where you melt gold and then you use a plastic mold or any other mold to put that melted gold in there and cast it based on that mold. ठीक है, तो वो कास्ट करना है टू मेक इट द फाइनल शेप ऑफ द फ्रेम, जिसपे वो फ्रेम बनती है. ठीक है, फिर आपने वो मेल्ट करके कास्ट कर दिया. फिर इसमें एक आपका वेस्टेज का प्रोसेस आता है. यू कैन इमेजिन कि वो थोड़ा बहुत मेटल रह जाता होगा आपके फ्लास्क के अंदर, थोड़ा बहुत रह जाता है, मोल्ड से चिपक जाता है. वो किसी के काम का नहीं होता है वो मेटल. वो होता है, लेकिन वो प्रोसेस के अंदर तो वेस्ट हो गया. इन दैट पीस मैंने फॉर एग्जांपल 100 ग्राम निकाले मेल्ट करने के लिए, मेरे पास यहाँ 99 ग्राम्स आ गए. 1 ग्राम तो वहीं वेस्ट हो गया. सो दैट्स ऑल एड्स अप इन द एंटायर प्रोसेस. और वो ज्वेलर यूज नहीं कर सकता है. हमारे यूज में नहीं आता, वो तो कारखाने पे रह गया. ठीक है, वहाँ कुछ चीजें होती हैं वो डस्ट के फॉर्म में चली जाती हैं. राइट. अब यहाँ से करते करते फिर हमारा फिनिशिंग का प्रोसेस आता है, जिसमें कास्टिंग से फिर कास्टिंग के बाद सेटिंग है. सेटिंग के बाद देयर इज फिनिशिंग एंड बफिंग एंड पॉलिशिंग प्रोसेस. द मोस्ट अमाउंट ऑफ वेट लॉस कम्स इन द फिनिशिंग प्रोसेस. ठीक है. जब आप बफर मशीन से आपको क्या कहते हैं, हर पीस को आपको ग्राइंड करना है. जब ग्राइंड कर रहे हैं आप, तो ऑब्वियसली मेटल तो आपका लूज होता है. सो देयर इज अ वेस्टेज अमाउंट इन दैट. Generally, market trend is anywhere between 10 to 20% wastage is charged, depending on the item and the product. That's a fair amount of wastage. That is. But that's actually the main reason where the entire profit is adjusted for and in terms of our business. Then there's a labor and a stone charges. अब आप jewelry जब लेते हैं, तो आपने jewelry में एक gold amount देंगे आप. Let's assume कि हम bangles की भी बात कर रहे हैं. Plain gold bangles हैं. प्लेन गोल्ड बैंगल्स में आपका नेट वेट होगा. नेट वेट के ऊपर आप एक वेस्टेज की अमाउंट देंगे. लेट्स अज्यूम हम 15% वेस्टेज रख लेते हैं. 15% वेस्टेज है आपकी, और उसके बाद चूड़ियों के ऊपर आपने लेबर देनी है. अब आज अगर आप ले रहे हैं और मेरे पास रिटर्न करने आएंगे, तो व्हेन यू रिटर्न दैट आइटम टू मी, यू विल ओनली गेट द नेट वेट वैल्यू बैक. द 15% वेस्टेज एंड द लेबर अमाउंट इज समथिंग दैट यू डू नॉट गेट, you've lost. सो मोटा मोटा हिसाब ये होता है 15 to 20% आपकी आ जाती है उसके बीच में वैल्यू, जो आपकी हट जाती है आपकी गोल्ड की परचेज में से. अब होता ये है कि लोगों ने खरीदी हुई है ज्वेलरी 1990 में. उस वक्त गोल्ड है आपका $400 आउंस. आज है $4000 आउंस. सो जब वो आते हैं 20 साल बाद रिटर्न करने के लिए, सो दे कंपेयर टू समथिंग एल्स दैट देव परचेज, एनीथिंग एल्स दैट देव परचेज, उसकी वैल्यू इतनी ऊपर नहीं गई है. सो यस, बिकॉज द गोल्ड की वैल्यू हैज गॉन अप इन 20 years, दे अज्यूम कि हमारा इन्वेस्टमेंट है, अच्छी चीज है, स्टोर ऑफ वैल्यू है. सो दैट्स वेयर दिस एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ ज्वेलरी एज एन इन्वेस्टमेंट आई थिंक हैज कम अप. बट अगर इस तरह देखें ना कि 90s में अगर $400 एन आउंस पे लिया, और उस पे भी लेट्स से 20% वेस्टेज हुई, सो इवन इफ दे लॉस्ट $80 एट दैट टाइम, राइट, एक आउंस का बना दिया उन्होंने गोल्ड पीस, $320 की उन्होंने लेट्स से वैल्यू थी उस चीज की. Today it's still worth 10 times, more than 10 times, right? So then, plus there's the other benefit, which is the qualitative benefit of being able to wear that and display that. So that's what I say. I try to explain to my clients that jewelry has a rental cost. You should always have a rental cost associated with jewelry. Okay. और थोड़ा सा weird हो जाते हैं लोग इसके अंदर, लेकिन मैं उन्हें कहता हूँ, अब जिस तरह अगर आपने चूड़ियाँ ली हैं, अगर आज आपने चूड़ियाँ ली हैं ₹1,00,000 की, और आपको 90,000 रुपए वापस मिल रहे हैं उसमें सेम डे, 10,000 रुपए का लॉस है आपका. वो 10,000 रुपए आप जितनी बार अगर आपने 10 बार पहनी है उसको, तो 1,000 रुपए हर बार का आप उसको एक्सपेंस करें. क्या मैंने इसको 10 बार पहना है, 10 बार में 10,000 रुपए हो गए, अब ये फ्री हो गई है मेरे लिए. मैं अगर क्या कहते हैं इसको बेचूंगी भी तो मेरा लॉस नहीं है. राइट. इशू आ जाता है हमारे ब्राइडल सेट्स के अंदर. लोग ब्राइडल सेट्स बनाते हैं, हम लोग बड़े बड़े ब्राइडल सेट्स बनाते हैं, बिकॉज ओकेजन होता है, उस पर हैवी वो क्या कहते हैं सेट होता है, उसके साथ गो विद द लुक, you want a heavy bridal set. अब those sets are
200 grams, 250 grams, sometimes even more. And those are not variable. There's no variability to that. तो ए वन जिंदगी टाइम में एक बार मुश्किल से 2 या 3 बार पहन लिया होगा, वो लॉकर में पड़ा रहता है, उस पर ज़कात भी देनी है आपको. अब एक और चीज आ जाती है, वो है ज़कात भी देनी है आपको 2.5% एनुअली. So that is an additional cost on jewelry that you have to adjust. जो आप हिसाब लगा रहे थे, उसमें आपने ज़कात का भी हिसाब लगाना है ना. ओके गॉट इट. Because अगर आप ज़कात के कॉन्सेप्ट से देखें 2.5% a year, if you're keeping something for 40 years without using it, सो लेट मी ओके सो वो भी कंपाउंड हो जाता है विद Compound हो टाइम. जाता है. सो नाउ अच्छा क्योंकि अब आप 2.5% पहले $400 पे दे रहे थे, अब $4,000 पे दे रहे हैं. नहीं $400 पे देते हैं 4,000 करंट रेट पे. करंट प्राइस की हर साल की ज़कात फर्स्ट रमजान को उसका जो रेट होगा उस पर आपको देनी है. सो आप अब $4,000 पे 2%. ठीक है. सो अब सवाल ये उठता है कि व्हाई इजंट देयर अ मार्केट फॉर रेंटल ऑफ ब्राइडल ज्वेलरी अक्रॉस साउथ एशिया, इंडिया, पाकिस्तान, पूरे रीजन में तो बहुत बड़ा कल्चर है ना इसका. Ego. तो आप मुझे बताएं, अगर आपकी बेटी की शादी है और आप जाके रेंट करते हैं ज्वेलरी और शादी तो हो जाती है, उसके बाद घर ससुराल वालों को पता चलेगा इन्होंने तो रेंटल की ज्वेलरी ली है. आई वुड टर्न अराउंड एंड से ये लें गोल्ड का बुलियन उस रेट का, और ये आपने रेंट करके उसको वो वो एक दिया. हमारा लॉजिकल. आप खुद सोचें कि ये हम लोग बहुत कम लोग हैं पाकिस्तान में जो इसको आई थिंक एक्सेप्ट कर लें. मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन नहीं एक्सेप्ट करेगी. सो इट्स प्योर ईगो का मसला I है. think it's more of an ego का thing. It's not about rental. And the other thing, it's not about ego. It's also about culture. एक होता है हमारे कल्चर के अंदर कि अम्मा ने बेटी को देना है, because हमारे यहाँ it all gets linked to women empowerment and everything as well, which is something that's coming up new. But पहले औरतों को तो क्या शादी के वक्त जो उनको ज्वेलरी वगैरह मिल गई, जो जहेज मिल गया, वो था उनका एसेट था. उसके बाद हस्बैंड है और उनकी लाइफ है आगे, however the husband takes it from there. So it was just a matter of passing it on. और वो ये भी हमारे इंडिया से आ रहा है. This is not you don't see this a lot in Middle East. अगर आप if it was an Islamic thing, you would see more of it in the Middle East as well. You don't see much of this. in the Middle East. There is some concept of the bride going and she gets stuff, but it's this jewelry वाला element. वो इंडिया से आता है ना कि इंडिया के अंदर बहुत है कि the brides have to, you have in some cultures level you weigh the bride and you have to Yes, give I've their heard of weight that. in gold. बिल्कुल सही. So this is all comes from our Indian heritage. So अब you don't see that changing. ये let's say with the younger generation, थोड़ा सा इनके knowledge ज़्यादा है, more women are in the workplace, especially urban centers. मैं ये नहीं कहूँगा कि let's say rural Sindh, rural Punjab or whatever is going to change that quickly. लेकिन do you see कि people shifting the mindset कि यार मैं इस इतने महंगे ज्वेलरी का क्या करूँ? I'd rather get let's say a store of value in gold or silver or whatever as my investment. I'll wear whatever is given to me for the day और उसका मैं एक rental cost दे दूँ. I think market trends and everything are shifting and they are changing. अब एक साइड हो गया हमारे, जिस तरह पहले आप ऑटोमेटिकली देखें शादियों में 7-7, 8-8 फंक्शन होते थे. बिल्कुल. अब 2 फंक्शन होते हैं मेजॉरिटी. बड़ी घर में शादियों में भी आप देखें 2 मैक्सिमम 3 छोटे फंक्शन हो जाएंगे. पहले मुझे याद है when I came in people would buy sets. हमारे माइयों के लिए सेट चाहिए, हमें मेहंदी के लिए सेट चाहिए, निकाह का फंक्शन है, ढोलकी का फंक्शन है, म्यूजिकल फंक्शन है, मेहंदी है, शादी है, वलीमा है. That's 7 events right there. तो 7 सेट लेते थे. 7 सेट लेते थे. ये तो आपके लिए नुकसान हो गया यार. आज वही चीज अगर 2 सेट फंक्शन हो रहे हैं, हाँ. उसमें भी मेजॉरिटी लोग आ रहे हैं कि हमारी पुरानी ज्वेलरी है, हाँ. ये आप रिसाइकिल कर लें, इसको थोड़े चेंजेस करके हम लोग यूज कर लें, या ये पुराना गोल्ड आप एडजस्ट करके आप हमें नया गोल्ड दे दें और जो डिफरेंस है हम आपको वो. तो ये नहीं हो अच्छा because it's become so expensive. This has become so expensive. The other change in trends we're seeing is the size of the sets. I remember when I joined 20-25 तोलास का एक सेट होता था ब्राइडल, आज वही 10 तोले पे आ गया. 25 तोलास का होता था सेट मिनिमम. मेरे अब्बा के जमाने में 30-40 तोले के सेट बनते थे. Wow. Average, normal, and that was a very normal thing. Okay. अब बिकॉज गोल्ड इतना एक्सपेंसिव हो गया कि इवन मैं अपनी इन्वेंट्री के अंदर अगर मुझे 1000 ग्राम से मैं 100 ग्राम के 10 सेट बनाता हूँ. पहले 1000 ग्राम की जो कॉस्ट थी वो इतनी सस्ती थी कंपेयर टू नाउ. नाउ इवन आई वांट टू सेव ईच एंड एवरी ग्राम पॉसिबल, सो दैट अगर मैं 10-10 ग्राम भी सेव कर लेता हूँ हर सेट पे, बाय द टाइम आई मेक 10 सेट्स आई हैव 100 ग्राम सेव्ड अप टू मेक अनदर सेट. एंड विद न्यू टेक्नोलॉजीज एंड मोर intricate machine work,
you're capable of, and especially with laser machines and laser drilling and laser kya kehte hain, fining and all of that, you can make a lot more intricate work in much lighter weight. And all of that is available here? Yes and no. पाकिस्तान के अंदर हमारे पास ज्वेलरी की फील्ड इज अ मिक्सचर ऑफ ह्यूमन स्किल एंड मशीन स्किल. ठीक है. It's a combination of the two. A lot of our traditional jewelry is made using handmade techniques. Those handmade techniques were there. We had very good कारीगर जो again इंडिया से ये पार्टीशन के बाद पाकिस्तान आए थे काम किया. लेकिन हुआ ये कि हमारे यहाँ not only in the industry, in the jewelry industry, like in a lot of other handwork based industries or hand or skill based industries, that skill is not transferred from one generation to another. अब लाइक फॉर एग्जाम्पल जो मेरे अब्बा के टाइम पे जो कारीगर थे जो मेरे दादा के टाइम पे थे, उनके बच्चों ने अब्बा के साथ तो काम कर लिया और उन्होंने सीख भी लिया काम. उनके जो मेरे अब्बा के टाइम के जो कारीगर हैं, उनके बच्चों ने काम नहीं सीखा. तो कारीगर खत्म हो रहे हैं. कारीगर एक पॉइंट के बाद 60-70 इयर्स काम की एज के बाद उसकी आंख भी खत्म हो जाती है. बिकॉज अगर आप माइक्रोस्कोप या इतने जूम वाला काम कर रहे हैं, सो योर आईज गो अवे, आपके हाथ चला जाता है. और एक बंदा जिसका ज्वेलरी का सेटिंग का काम है या उसका काम है, अगर उसकी आंखें खत्म हो जाती हैं तो वहां उसकी लाइफ काम ही खत्म हो गया उसका. तो अगर कारीगर नहीं, अच्छा ये प्रॉब्लम इंडिया में भी है? इंडिया में नहीं है. इंडिया में प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज इंडिया में उसको ट्रांसफर किया जाता है. स्किल इज पास्ड ऑन जनरेशन टू जनरेशन. नॉट ओनली डू दे पास ऑन द स्किल, दे इम्प्रूव द स्किल बाय प्रोवाइडिंग proper education, by providing proper the newest technologies available. So India के अंदर jewelry trade को Jewelry is develop, a very big industry, and you cannot compare the Pakistan jewelry industry to the Indian jewelry industry. you cannot. It's not even, we're not even like 2% of what they are. Oh wow. Because हमारे यहाँ manufacturing wise तो zero है compared to India. Retail side है, लेकिन हमारी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी, हमारी मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी इज देयर इज नो कंपटीशन टू. क्यों डेवलप नहीं हुई? अगेन मेरे हिसाब से हुई. वन ऑफ द मेन रीजंस इज, उस दिन मेरे पास एक लड़का आया था जो मेरा कारीगर था, ही पास्ड अवे. तो उसका जो बेटा था, मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा भाई तुम्हें काम आता, तुम कंटिन्यू करो. तो उसका मुझे रिप्लाई था कि साद भाई, मेरा अब्बा का दिमाग खराब था, जो उसका शौक था 10 घंटे फर्नेस के सामने बैठे. मैंने कहा फिर क्या साथ में, मैं तो टिकटॉक और यूट्यूब का चैनल है और मैं मैं इट साउंड्स वियर्ड, लेकिन उसने मुझे एक्चुअली बताया ही अर्न्स अ लॉट मोर देन व्हाट आई वुड पे हिम एज अ कारीगर, माय कारीगर. सो इफ समवन इज अर्निंग ऑलरेडी दैट मच मोर इन द टिकटॉक इन द यूट्यूब इंडस्ट्री और सोशल मीडिया करके, तो वो उसको मैं किस तरह जस्टिफाई करूं? मुझे भी तो जस्टिफाई करना है ना. ही जस्टिफाइज हिज रोल बाय सेइंग कि भाई आप मुझे तो पैसे मिल रहे हैं, मुझे इससे ज्यादा पैसे उस काम में मिल रहे हैं, मैं क्यों करूं? पर ये प्रॉब्लम तो इंडिया में भी होगा, यही एग्जैक्ट प्रॉब्लम, और यही जवाब इंडिया में भी मिलेगा. व्हाई इज इट दैट दे हैव डेवलप्ड एन इंडस्ट्री? क्या स्टेट पॉलिसी थी वहां पे डिफरेंट? अच्छा, वहां पे फिर एक और चीज है, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है ना वहाँ. पाकिस्तान के अंदर भी वी वर आल्सो वेरी बिग इन एक्सपोर्टिंग इंडस्ट्री. इट्स जस्ट के पोस्ट 1996-97 when we decided to go nuclear, the sanctions that we faced, one of the biggest sanctions we faced was we weren't allowed to export gold, and that really dropped our market. Because that 10-year period, I would say, was one where not only did we go down in terms of our ability or manufacturing capability, but we also lost a lot of workers in that field, in that timeline, जो उन्होंने काम करना छोड़ दिया, who passed away, or so on and so forth. So I want to talk about the 96 thing 1 second. 96-97 में sorry 98 में हमारा न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, उसके बाद sanctions लगे थे. Up to that point, Pakistan was a gold exporting nation. And my father was one of the largest exporters of gold. He's won multiple awards. फिर क्या हुआ 99-2000 में? All finished? Like just wiped out? Zero. How much was Pakistan exporting in terms of gold and jewelry? I'll have to check up on that. I remember I was very young at that time. मुझे तो सिर्फ वो है, लेकिन But it was sizable. it was sizable. I'll have और वो उसके बाद सैंक्शन के बाद कभी वो इंडस्ट्री 25 साल में रिकवर नहीं की है. अभी तक नहीं भी. अब हो रहा है. जिस तरह इन्होंने SRO 76 जो तनका था, वो इन्होंने क्या कहते हैं उसको 1 मई को, 1 जुलाई को उन्होंने वो किया है, उसको suspend किया है for 60 days because they want to What is this SRO? Basically, that's our import-export policy regarding gold. And there was this thing that we could import gold for against export. लेकिन जब export ही नहीं हो रहा था इतना,
तो वो इम्पोर्ट किस तरह आप दिखाएं? अच्छा, so you can the policy said कि import gold against the gold that is exported. But because other countries were not allowing Pakistan gold to be imported, so who do we export to? So there was no export. Basically. So then how was gold coming in? यानी कि gold use तो हो रहा है ना? Gold is something that can be recycled. ठीक है. So No new gold has been added in Pakistan because nothing got exported. officially no. Officially no. ये तो this sounds like the used car business. कि officially used cars पाकिस्तान में allowed नहीं है import करना because it's banned. लेकिन जो transfer of residence पे देखिए ना आपके 90s के अंदर even before क्या कहते हैं वो आता there was AIY and all that set up refineries over here. They had imported gold. So there is gold was imported and it's just being recycled. पाकिस्तान के अंदर इतनी नई डिमांड भी तो नहीं आ रही ना हमारी तरफ से for that need for gold to import that much amount of gold. Gold is something that can be recycled. So इस वक्त काफी क्लाइंट्स आते हैं मेरे पास अपनी पुरानी ज्वेलरी लेकर, वो हम मेल्ट कर देते हैं उसको और उसके अगेंस्ट नई ज्वेलरी बना देते हैं. So अगर मैं let's say average person मैं दुबई चला गया, मैं gold खरीद के अपने सूटकेस में लेके आ गया, is that allowed? No. And It's not allowed. It's not allowed. आप अक्सर आप देखें क्या कहते हैं वहां से वापस जब आप एंटर होते हैं पाकिस्तान, हर फ्लाइट पे एक अनाउंसमेंट होती है, दो चीजें अलाउड नहीं है, Alcohol. अल्कोहल एंड गोल्ड, दो चीजों की अनाउंसमेंट होती है. गोल्ड वाला मैंने कभी नोटिस नहीं किया. किया. लोग अल्कोहल पे आके रुक जाते हैं, लेकिन अल्कोहल के बाद वो कहते हैं गोल्ड बुलियन एंड इम्पोर्ट ऑफ गोल्ड एंड अल्कोहल इज नॉट अलाउड इन पाकिस्तान. और होना भी नहीं चाहिए. आपको क्यों होना चाहिए? मेरी बात So है, that means हाउ डू यू more- प्रोटेक्ट माई इंडस्ट्री? अगर आप बाहर से लेकर आ रहे हैं तो लेकर आए, बट देन यू शुड डिक्लेयर इट एट कस्टम्स एंड यू शुड हैव पे अ कस्टम्स ड्यूटी ऑन इट जस्ट लाइक एनी अदर प्रोसेस. नहीं, but can you pay a duty and import? Like let's say you bought one. इस like, वक्त तो नहीं कर सकते आप. कर ही नहीं Allow ही सकते. नहीं है. अलाउ ही नहीं है. So मैं अगर लेके आ गया और मुझे पकड़ा गया, I'll आप have करें to ट्राई करें, surrender. मुझे बताएगा क्या होता है. I suspect a lot of people are already doing it. It's not. अब वहां देखें, वहां आके ये हो जाता है ना कि कंज्यूमर साइड से भी तो गलत है. अब मैं आपको आपने दुबई Yeah, की but बात logically- आपने दुबई की बात की, मैं आपको एक आई नो कपल ऑफ मेरी कोई शॉप नहीं है दुबई के अंदर, लेकिन आई नो अ फ्यू पाकिस्तानीज हु रिसेंटली ओपन शॉप इन दुबई और दे आर नॉट दैट हैप्पी. एंड द वन रीजन दैट दे आर नॉट हैप्पी इज बिकॉज जब मैंने उनसे बात की उन्होंने मुझे कहा कि यार हम दुबई के अंदर हमारी ज्वेलरी कौन खरीदेगा? या तो पाकिस्तानी खरीदेगा या इंडियन खरीदेगा. इंडियन हमारी पाकिस्तानी दुकान पर एंटर ही नहीं करता. वजह ये इंडियन से जाके पूछे आप. नहीं, क्या काम में फर्क है? क्योंकि the process. हम उनको पसंद है. अच्छा, okay. There's a very strong shift in mindset. And this is recent. It's been there. It's been there for a while. It's just that we have been ignoring it and not accepting it. But over the last this year के इवेंट्स जो हुए, सिविल पुलवामा वाला जो इंसिडेंट हुआ था, अभिनंदन वाला जो हुआ, उसके बाद से there is a very strong Indian nationalism which is being done not only in their government but it's being spread within their own population as well. And they're very proud of the fact that they're Indians and why shouldn't they be? True. एंड दे हैव द एंटायर राइट. अगर उनके स्टोर्स हैं वो जाके अपने इंडियन स्टोर से बाइंग करते हैं, उनका क्या जा रहा है? हमारे वाले हैं ना. आप पूछना है तो हमारे वालों से पूछे. जो पाकिस्तानी है वो कभी सोचता है कि पाकिस्तानी स्टोर और इंडियन स्टोर के बारे में? नहीं, वो नहीं सोचता. हमारे वाले तो खुशी खुशी से जाके इंडियन स्टोर से बाइंग करते हैं अंडर द इंप्रेशन दैट दे आर गेटिंग अ बेटर प्रोडक्ट एट अ चीपर प्राइस, व्हिच इज नॉट ट्रू. बट इफ दैट्स देयर बिलीफ, सो बी इट. बट देन अगेन वहां आके आपका भी नेशनलिज्म, थोड़ी प्राइड आप में भी आनी चाहिए ना कि True. अगर क्या कहते मैं क्यों जाके ले रहा हूं कोई इंडियन के स्टोर से दुबई में. So, इस पे मैं I have two questions related to this. So, number one is what policy needs to change here to develop this industry? मतलब if you were to make the policy today, मतलब you've seen this for 10 generations, right? क्या होनी चाहिए पाकिस्तान की policy to support the gold and the jewelry business? क्योंकि ये तो कहीं जाने नहीं वाला. बेशक 30 तोले से 10 तोले पे आ गया, बट ये कल्चरल हमारा नॉर्म है. देखिए मेरे हिसाब से थ्री फोल्ड इफेक्ट है इसके अंदर. You cannot blame the government, you cannot blame the jewelers, and you cannot blame the consumers. The blame lies in all three places. Government has to come up with policy which is fair and competitive with our. We don't have to look that far.
So what is fair policy in your mind? I think जिस तरह currently जो उन्होंने sales tax की policy पहले हमारी 17% थी. It's ridiculous. No one would pay it. Gold पे तो कौन है 17%? Doesn't make sense. And how do you stay competitive at that rate? अब उन्होंने उसको change करके 3.5-4% पर आ गई है Still हमारी high. को, which I think is on par to our neighbor. Because we don't have to look at that far, right? हमारे लिए तो ये easy है कि we just have to look at our neighbor, same cultural background, same क्या कहते हैं economic issues that we face, and the same demand and as well. तो जब वहाँ कोई पॉलिसी वर्क कर सकती है तो हमारे यहाँ भी काम कर सकती है. अब सेम चीज है आपकी इम्पोर्ट. हमारे यहाँ सबसे बड़ा इम्पोर्ट इशू इस वक्त आ रहा है इम्पोर्ट ऑफ गोल्ड का. तो एक तो you're going to fix the tax regime. Tax you're saying regime तो आपको फिक्स करनी है. तो अभी जो 4% बॉल पार्क आ रहा है वो ठीक है. I think it's fine if the customer is willing to pay. Is the customer willing to The pay? customer is not even willing to pay 1% tax in Pakistan, let alone 4% tax. तो अच्छा, कस्टमर की पर्सपेक्टिव से आप देखें तो कस्टमर तो wants a tax free nation, which is not possible. वो तो ridiculous है. तो you're saying कि सारे गोल्ड ट्रांजैक्शंस में कितने परसेंटेज कस्टमर टैक्स दे रहे हैं? Depends on store to store. अब मेरा जो stores हैं वहाँ तो हमारी क्या कहते हैं because we are POS registered. Right. So all our transactions have to go through the POS system, which is a good thing the FBI has introduced. I think इसमें cloud system वगैरह जो है, it makes the job easy for them and the job easy for us. हमारी day to day sales जो हैं वो upload होती हैं. आपने क्या कहते हैं उसके invoice हैं वो भी होती हैं and randomly आके FBI वाले आके check भी करके जाते हैं हमारे यहाँ. So it's a fair system that does work. The problem comes in is that if only 10% of all jewelers are registered, not even, I would say, I'm being very positive right now. Really? I think if 90% only of jewelers are not registered for sales tax. So they're not charging that. और पाकिस्तान में आपकी sales tax registration के लिए you need to have an annual sale of 4 million 4 million rupees. That's it. Annual sale. sale. That's like not even one set, यार. खत्म. अब मैं उससे आगे क्या बोलूँ? अब वहाँ के ज्वेलरी गलती है. अच्छा, तो ये एक तो ये इन्फोर्समेंट की भी गलती है क्योंकि वो उन्होंने इन्फोर्स क्यों नहीं किया. फिर जूलर की गलती है कि उसने खुद ओरिजिनेट नहीं क्यों किया. और वहाँ कंज्यूमर की गलती आ जाती है कि वो कंज्यूमर अगर आके आपको कह रहा है कि मुझे टैक्स नहीं देना है तो वो भी गलत है. वहाँ कंज्यूमर को भी पता होना चाहिए और उसको भी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कंज्यूमर एंड पर भी कि टैक्स इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ द नेशन. अगर ये 1% फुल एंड फाइनल करते, सिंपल 1%, 4%, मतलब जस्ट 1% इज नथिंग, सब खुशी से देते, मतलब एटलीस्ट रजिस्ट्रेशन हो जाती. ऑन पेपर तो हम लोग बहुत खुश हो जाएंगे लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसमें भी लोग हैं जो 1% देने पे भी कायम खुश नहीं होंगे. नहीं देंगे, राइट. और जो गलत है. सो एक तो यानी कि टैक्स का इन्फोर्समेंट इज प्रोबेबली द फर्स्ट स्टेप यू वुड टेक. नहीं, I think tax policy needs to be overall. It's not just the jewelry industry, right? I think overall tax की जो policy है हमारे, Right. उसकी implementation needs to be overall looked at. We need a fair state policy which is feasible. We need to go after, instead of जो लोग टैक्स दे रहे हैं उन्हीं को आप squeeze करें to give more tax. तो broaden the base We की तो have कब to से broaden बात, the base. वो बातें ही हैं, वो तो होने नहीं वाला है. वो बातें की तौर पर हम उसको बातों के तौर पर रख सकते हैं लेकिन वो एक रियलिटी है. अगर हम नहीं करेंगे तो हम एक अपने खड्डे में जिसमें वो और गहरा होता जाएगा, उसी खड्डे में हम बाहर नहीं निकल पाएंगे उस खड्डे से. तो एक तो चलें टैक्स हो गया. दूसरी बात जो थी टू फिक्स लेट्स से द इंडस्ट्री इज द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गोल्ड. इसको किस तरह फिक्स कर सकते हैं क्योंकि इफ यू आर सेइंग कि इंपोर्ट बैंड है देखिए तो इंपोर्ट पुराना ज्वेलरी कितना ही रिसाइकल करेंगे. एक हद तक आप कर सकते हैं ना. आप when you don't allow an official way of importing a raw material, you are automatically creating a smuggling space for black 100% स्मगलिंग चल रही होगी. तो आप मुझे बताएं ना कि आप अगर in order to block that, you need to have a transparent policy. And इसके अंदर again, it's not one department. You know, we need to have customs, we need to have the tax, we need to have all of these different institutions working together. To implement one policy. It can't be implemented just by the FBI or just by the government. It has to be followed by the FBI, the customs, the police, everyone over there. And I think the consumer as well. The consumer also needs to take the responsibility of the position we are in as a nation. If you want to improve ourselves, get out of this khadda, तो हमें responsibility, हम blame game नहीं कह सकते कि उनकी गलती है, मेरी कोई गलती नहीं है. जब कीचड़ में आप स्टेप करते हैं तो कीचड़ तो उछलेगा, सबके ऊपर उछलता है. तो एक क्लियर इंपोर्ट पॉलिसी होनी चाहिए, ऑफिशियल होनी चाहिए, स्ट्रेट एंड फेयर, व्हिच इज प्रॉपर्ली एनफोर्स्ड एज वेल.
not just from one, like the retail side, but also from the custom side. And then what else would you do? So fix tax, fix the import policy. What else is there? And the सबसे बड़ी चीज है, we need to train our Next labor generation. force. We need, because jewelry is a very extremely specialized skill industry. मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ, लोग आके मुझे कहते हैं कि आप इतनी सारी लेबर ले रहे हैं. मैंने कहा देखें, मैं तो नहीं बना सकता ना ये. मैंने कहा मैं जो भी हो जाऊं, मेरे as you said 10 साल से मेरे खून के अंदर वो दौड़ रहा है, क्या कहते हैं, ज्वेलरी का. लेकिन मैं बेच सकता हूँ चीज, मैं बना नहीं सकता. बनाना इज अ वेरी स्पेशलाइज्ड स्किल जो सीखने के लिए आपको सालों साल लग जाते हैं, और उसको मास्टर करने के लिए और सालों साल चाहिए आपको. सो ये आपको 10 साल अच्छे से एक स्किल सीखने के लिए चाहिए, फिर 10 साल चाहिए उसको मास्टर करने के लिए, और फिर 10 साल और चाहिए आपको उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए. और 30 साल के बाद आपकी आंखें खत्म हो जाती हैं, आपके हाथ खत्म हो जाते हैं, आप इतने केमिकल्स और फ्यूम्स के एनवायरनमेंट में रहते हुए आपकी हेल्थ के इश्यूज शुरू हो जाते हैं. सो इट्स नॉट एन ईजी जॉब. वोकेशनल ट्रेनिंग है ज्वेलरी की कोई भी पाकिस्तान में? मिनिमम ना होने के Minimalistic. बराबर है. ना होने So ये भी you think this is a state policy related thing? I think Pakistan has lost, unfortunately, our skill in making jewelry. It has lost it. Hand की जो skill था, we've lost our skill. और तो मैन्युफैक्चरिंग थोड़ा बहुत है, अगर उसको हम सस्टेन कर लें, अब जिस तरह नो मुल्तान वगैरह साइड पे there are specialized areas जहाँ एक specialized kind of jewelry बनती है, वो बनती भी जा रही है, लेकिन वो भी slow with time Fade हो रहा है. अगले 10-15 साल में वो भी खत्म हो जाएगी. So then what happens to your business in 15 years? We become from a completely import-led business then. So you just buy from abroad and you sell that. होगा ही eventually. कुछ लोकल नहीं बनेगा. अभी तक अगर हम if we continue on the path we are, जो हमारी लोकल अभी प्रोडक्शन चल रही है, वो इवेंचुअली जीरो हो जाएगी. जब वो जीरो होगी तो जिस तरह हमारी ऑटोमोबाइल आपने कह रहे हैं, तो ऑटोमोबाइल में ये ना, जब जो कंपनियां यहाँ बना रही हैं वो बनाती रहेंगी, वो बना भी नहीं, वो असेंबल कर रही हैं. वो असेंबल करनी है तो exactly. या तो हम लोग भी असेंबली स्टेज पे आ जाएंगे या हम बनाने की स्टेज पे आ जाएंगे. लेकिन in order to expand this industry and grow the industry and lead it to again to an export based industry, we really need to focus on our skill. Talk to me about diamonds. Gold पे काफी बात कर ली. My takeaway on gold is I would buy the bullion and I'd rent the jewelry. ठीक है, that's my thinking. But in diamonds, things have completely shifted. देखिए, गोल्ड का my last point would be, अगर आप गोल्ड इन्वेस्टमेंट के तौर पे देख रहे हैं, don't buy jewelry as an investment, buy a bullion bar. जो आपकी आती है बार्स ले इन्वेस्टमेंट, क्योंकि वो ट्रेड करना भी आसान होता ट्रेड है. वगैरह के, लेकिन वो उसकी स्टोर ऑफ वैल्यू भी इजी है, और वो प्योर गोल्ड के अंदर आता है. उसमें आपका that's 24 कैरेट गोल्ड which is pure gold. Jewelry is made in either 18, 14 carat, 21 carat, 22 carat. So there's a lot. It's not ideal for an investment long term. Jewelry जो है वो आपकी एक आज के ज़माने में एक फैशन नेसेसरी है जो आपको ज़रूरत है. It stores value, no doubt. But if you're buying jewelry, just keep in mind that you're going to lose 15 to 20% of the value of the day you purchased it. Yes, you will regain that over time, but it'll take 10 to 15, 20 years for you to adjust that value or go over it. And even when you do adjust it, you're still paying zakat on the market value. ज़कात है, लेकिन मैं इसमें बहुत स्ट्रांग बिलीफ है मेरा, आप ज़कात दें पूरी, आपका रिटर्न मिलेगा आपको. मैंने अपनी जिंदगी में, ये मेरे अब्बा से मैंने एक चीज सीखी है जो उन्होंने अपने दादा से सीखी है. ज़कात 100% देनी है, और ज़कात इज द ओनली रीजन व्हाई वी आर स्टिल सर्वाइविंग. That's his belief. That's the Makes pillar sense. of his. उनका एक पिलर है कि मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ आज तक, जितने भी इश्यूज हमने फेस किए, जो भी मुश्किलात हैं, the only reason we are go out of is because we pay our zakat on time and fairly. And that's what I recommend to all my clients as well. Does zakat apply on diamonds? Coming to diamonds, zakat, Because I was just going to break it into the natural mined diamond and this whole new concept of the lab diamond. क्योंकि अब zakat किस पे apply होता है? so अब zakat देखें, इस पे आगे डायमंड के ऊपर तो स्टोन्स के ऊपर zakat नहीं होती. देखिए, प्रेशियस मेटल गोल्ड के ऊपर तो बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर आप, if you even own a single gram of gold, until you sell that gram of gold, you're not applicable to receive zakat either. तो अगर आपके पास 1 ग्राम भी गोल्ड है ना, आपको उसके ऊपर zakat देनी है. और आप zakat ले ही नहीं सकते अगर आपके पास सोना है घर के अंदर. One of the conditions of being able to accept zakat is that you should not be able to have any gold
in house. You need to sell all of that off. फिर भी आपको जरूरत है, फिर आप ज़कात नहीं दो, Right. कोई इशू नहीं. तो ठीक है, सो फिजिकल गोल्ड पे तो ज़कात है. अब मैंने गोल्ड की ETF या एक्सचेंज पे इन्वेस्ट किया हुआ है, which is basically backed by gold, और मैंने डिजिटली अपने देखिए अब because electronic means of क्या कहते हैं were not available back in the Correct. 6th century or the 9th century rather or whatever. लेकिन अब times and everything has changed. So मेरे हिसाब से तो if you are putting in money in gold and buying gold, even if you don't have physical gold, that's a choice you are making not to keep physical gold. because technically I could even do this now. I could say यार साथ ये लो मेरे पैसे, hold on to some gold for me. आपको उस पे ज़कात Physic- देनी है. Right. So वही बात होगी ना, एक्सचेंज पे भी, डिजिटल एक्सचेंज पे भी मैंने अगर let's आपको say ज़कात देनी है. मेरे कॉमन सेंस की बात है. ये अगर आप उसको घुमा घुमा के if you want to find a way out of it, I'm sure you'll find a way out of not paying zakat. तो why does the bottom line अगर आपको देखनी है, आपको zakat देनी है. तो प्रेशियस स्टोन पे क्यों नहीं है? तो खुदा के ईमान तक मुझे नहीं पता, उन्होंने कहा नहीं है उसके ऊपर zakat. तो डायमंड्स पे भी नहीं अब है. अगर आप टेक्निकली मुझसे पूछे जाए, मेरे स्टॉक के अंदर जो डायमंड है उस पर मुझे some muftis and some people say कि नहीं देनी चाहिए, some people say देनी है. अच्छा, so there is a split opinion There's a split opinion. कि डायमंड्स पे, For stock as a jeweler. अच्छा As okay, a there's jeweler, even because it's part of my stock. right. Some people say I have to give zakat. So now as part of your stock, लोग if देते हैं. देते हैं, मेरे अब्बा और मेरे दादा को उसूल था देने का. तो अब जो आर्टिफिशियल लैब डायमंड है, is that considered part of stock जिस पे ज़कात देनी चाहिए? If it's part of your stock, it's part of your stock. It's your asset. It's in a just sense. difference in the value, right? Like Right. अगर आपका नेचुरल डायमंड की वैल्यू जो है वो अगर फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए एक कैरेट की एज अपोज टू लाख रुपए एक कैरेट लैब ग्रोन डायमंड की, तो आपको लाख रुपए पे आपको ज़कात देनी है, उस पर 10,000 पे आपको ज़कात देनी है. So मैं इस पे आता हूँ, ये जो पूरा डायमंड का मार्केट है, it has completely been disrupted by this lab grown diamond. हर जगह मिल रहा है, it is at a fraction of the price. What have you seen in the diamonds business? क्योंकि बीच में एक diamonds का बड़ा boom आया था. I think late 90s, early 2000s के अंदर, before the lab diamond came in. How are you seeing the market for diamonds evolve? And the second question is, what is a lab diamond? So I'll break this up in two ways. Let me first tell you, I don't know if you and your viewers know or not, but the first diamond mines ever discovered were in India. And those mines were mined out by the time the Mughal emperors were there. In the time of Shah Jahan, Jahangir and Akbar, those Golconda mines and the good stuff was already mined out. So India is the only country which has been producing diamonds and cutting diamonds and using diamonds in jewelry and exporting them for 500-600 years. thousands of years. Even before Mughal Empire. Even before that, as I said, 30,000 years ago, even the Indus Valley civilization, you find diamond artifacts in there. Really? And gold and diamond, because diamonds were only found over here. India say पूरी दुनिया export होता था diamond. I didn't know. Industry ही diamond की India में develop हुई है. Wow. I बाकी didn't know पूरी दुनिया में भी diamonds जो गए हैं, वो India The से ही De Beers और India से ही African cut mines हुए और वो हैं. सारी चीजें. और आगे जाके as other mines came up, that was mainly during the colonization of Africa. During the 1800s, when Africa was colonized, that's when they discovered diamond mines over there and gold mines, and that's when they started properly abusing, I would say, the African resources and the land over there. For that. So इसका मतलब कि India was the hub of diamonds for centuries. For centuries. But 500 years ago, India भी बंद हो गया था diamond के hub की वजह से, because mines काफी खत्म हो गई थी. Cutting भी होती थी वहाँ, cutting, which is why India is still such a strong player in the world when it comes to the jewelry market, is because the cutting of stones, be it color stones or diamond, are monopolized in India. That's the monopoly they have. Right. So no matter where you mine your diamonds, if you or your color stones, if you want them to be cut at the cheapest rate and the nicest way possible, you have to send them to India. Okay, interesting. So then what happens with the lab diamond? Is India the biggest manufacturer of lab diamonds? So lab diamonds is something that came up 50 years ago. That was around 40, 50 years ago, they made the first lab diamond, but the cost of making the diamonds was very high. So I remember I purchased my first diamond, lab grown diamond, for my shop in 2011. Okay. Which is like 15 Yeah. years ago. It wasn't.
They were available, but the only reason I bought it at that time was because at that time a 1 carat diamond was around $6,000, and a lab grown I was selling for around $3,000. Okay, 50%. 50% प्राइस पे था आपका. तो मैंने लिया था कस्टमर को, मैंने उस वक्त लिए थे 2 डायमंड लिए थे कि कस्टमर्स को दिखाने के लिए और समझाने के लिए कि ये भी एक चीज है, फ्यूचर ये है. लेकिन बिकॉज प्राइस डिफरेंस इतना था नहीं, तो कस्टमर ने कभी हाथ नहीं डाला, वो नहीं डाला. पोस्ट कोविड हम लोग ने देखा कि ये पाकिस्तान और इंडिया के अंदर तो नहीं चल रहा था, लेकिन अमेरिका और यूरोप के अंदर स्पेशली आपके स्लोली लैब डायमंड्स की डिमांड आना शुरू हुई. उसका रीजन ये था कि वहां जो रिटेल इंडस्ट्री है works at much higher margins than what you find in Pakistan. Like the prices of diamonds that you get in Pakistan are much cheaper than what you get in India, in Europe and America. तो वहां पे जो बंदा 1 कैरेट का डायमंड यहाँ आपको $5,000 मिल रहा था, वहां आपको $10,000 मिलता है. तो वो बंदा कह रहा है मैं $10,000 खर्च करूं या मैं $2,000 खर्च करूं, $3,000 खर्च करूं. उस वक्त उसको प्राइस डिस्पैरिटी नजर आ रही थी. लेकिन जब वो पाकिस्तान से प्राइस कंपेयर कर रहा था तो उसको कह रहा था नहीं, मुझे पाकिस्तान में नेचुरल डायमंड सस्ता मिल रहा है, इट्स बेटर टू बाय नेचुरल डायमंड. Then a lot of people started this movement of mining is not क्या कहते the most The blood diamond. blood diamonds की मूवी आई थी लियोनार्डो डिकैप्रियो की. उसके बाद से ये सब शुरू हुआ था. अब लोगों ने डायमंड्स में तो बात कर ली, सेकेंडरी माइनिंग होती है, सारी होती है, एनवायरमेंटली अनफ्रेंडली है, सब कुछ है. माइनिंग हो गई. अब वो माइनिंग करके, माइनिंग का लॉ एक ये है कि mining costs always go up in the long run. So if you have a mine, the best is you just mine whatever you can right now, because the longer you wait, the cost of mining it will keep increasing. True. So in the post 1940s, 1950s, Tiffany and all came up with this thing, diamonds are forever. It's all advertisement. This is, I think, the peak of advertisement and that Mad Men, the 1950s advertisement, ki jo Mad Men the. Their idea of promoting diamonds as something that's rare, something that's forever. And this entire concept that you cannot get engaged unless you get a diamond. And that concept is new. It's 50 years old. The diamond ring concept is 50 years old. It's 1940. Breakfast at Tiffany's. This is all something that's very new. It's not something जो 1,000 साल पहले कोई घुट्टे पे डर के डायमंड की रिंग नहीं प्रपोज करता था कोई. वो हम पिछले 10 ये सारा एक मार्केटिंग गिमिक है. और पाकिस्तान के अंदर भी आप अगर नोट करें, आप हम अपनी अम्मी और अब्बा की जनरेशन में चले जाएं, जाके उनसे पूछेंगे अब्बा ने प्रपोज किया था अम्मा को. हाँ नहीं, तो वो होता था रिश्ता तय होता था. हमने मिले भी नहीं थे, क्या कहते हैं, एक बार मुलाकात हुई थी, उसके बाद निकाह हो गया था. उसके बाद मैंने पूछा था भाई आपको खाने में क्या पसंद है, वो सारी बातें उसके बाद नहीं है. अब वो तो इंटायर दुनिया ग्लोबलाइज हो रही है, तो बेसिकली एक हो रहा है दुनिया. So you're saying कि एक तरह से डायमंड्स की डिमांड मैन्युफैक्चर की गई थ्रू मार्केटिंग, फिर माइंस को माइन किया गया. De Beers became sort of the leading. The miners were the one. De Beers owns the most of the mines. Rio Tinto, Rio Grande, वाली जो बड़ी आपकी माइनिंग कंपनीज हैं, they're all partners with De Beers. De Beers की एक और है DTC, which is the Diamond Trading Corporation. De Beers is just the retail side of diamonds, is the face. लेकिन उसके back end पे जो है वो क्या हो रहा है, वो it's a monopoly. It's one of the only monopolies that existed. One of the true examples of a monopoly. Then would it make sense to say कि अगर if this entire demand was manufactured, इस डिमांड को डिस्टर्ब करने के लिए एक मूवी रिलीज की गई ब्लड डायमंड की, जो मशहूर हो गई, टू शो के यार डायमंड्स एक्चुअली किस तरह माइन हो रहे हैं, which probably gave rise to this lab grown diamond की demand. I actually think it was the other way around. I think that movie came out just to stop secondary mining, because the entire issue. What is secondary mining? So first you have big companies which like the Argyle mine in South Africa. These are deep pit mining, जहाँ वो आपकी circular pits बनते हैं. Right. और वो क्या, they go down a kilometer deep even. Right. And they just keep क्या कहते हैं mining and collecting all the ore, और उसको प्रोसेस करते हैं और उसके अंदर से आपकी डायमंड निकलते रहते हैं. जो प्राइमरी माइनिंग होती है उसके अंदर डायमंड की साइजेस तो बड़ी आपकी निकल आती हैं, लेकिन बिकॉज दोज माइंस के जो डायमंड होते हैं वो आप माइन कर रहे हैं, उसकी साइजेस बड़ी, लेकिन इंक्लूजन्स वगैरह भी ज्यादा होते हैं. देन यू हैव सेकेंडरी माइनिंग. अब मोस्ट ऑफ द डायमंड्स आर मेड इन वॉल्केनोज. सो यू नो, इफ यू कैन इमेजिन एक वॉल्केनो के डायमंड बनाए over a couple of 100,000 years, वो नीचे से आके एक्सप्लोड हुआ है वॉल्केनो, वो निकला है उसमें से, वहां से वो करता करता रिवर्स के अंदर पहुंच गया, रिवर बेड्स के अंदर से वो ट्रिकल होते 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 रिवर के अंदर पहुंचा. अब एक पॉइंट पे आके वहां से रिवर बेसिन्स के ऊपर से सेकेंडरी माइनिंग हो रही है, where we have people
who are literally standing on riverbeds and sifting through the sand that's coming in. So that's On the secondary top. That's mining. secondary and And the tertiary. deep pit is primary Is the mining. primary mining. ठीक है. Now the secondary mining की जो demand थी, that is where this entire issue came up of blood diamonds and all. Because what was happening in Africa was that a lot of these rebel groups were caroling people and forcing them to work in slave camps type environments on these secondary mines. And then whatever they would mine from there, Extracting, right. they would sell that, get Fund get it. the funds to forward their own क्या कहते हैं ideologies Agenda. and everything. तो उसको रोकने के लिए इन्होंने ये सारा प्रोसेस शुरू हुआ था कि ब्लड डायमंड्स को रोकना है. उसके लिए इन्होंने ये कहा कि they came up with this idea कि there's a process called the Kimberley certificate. So if you mine a diamond, you have to be registered with the UN कि it's correct क्या कहते practices वगैरह होती हैं. And every time you buy a diamond, it has to come with a Kimberley certificate, which suggests that no blood diamonds or no क्या कहते any person, no slaves or anything of that sort was used to उसको ठीक है. mine करने के लिए. The other advantage of secondary mining is that because वो volcano से ऊपर निकला है और वो river bed पर tumble होते आ रहा है, by the time वो आता है उसकी size तो छोटी होती है, लेकिन वो perfect आपका उसकी जो अंदर clarity और color जो होता है बहुत high होता है, because जो भी impurities होती हैं, cracks, वो tumble होते टूट गए होते हैं. तो even though the stone is small, the quality of those stones is much higher than the secondary mined stone is a smaller. better Smaller, quality. but the overall quality of those diamonds is Right. more because during the Right, the process of getting from volcano via riverbeds onto the mine, because they tumble over many other hard stones like granite and everything. तो जो भी उनके सब रास्ते में ही polish हो जो गया. खराब चीजें होती हैं वो सब निकल जाता ठीक है. है और यही होता है. आप उसको देखें तो वो प्रॉपर polished look में मिलता है आपको. जो secondary they're like very Right. smooth edges curved as opposed to what you find in the Right. primary, क्या कहते हैं pits. Interesting. So now, okay, I'm clear on the primary and secondary mining. So अब all of this mining should be not necessary anymore क्योंकि अब तो lab में बन रहा है. And you were telling me कि जो पहले let's say 50% price differential था between a 1 carat diamond and let's say 1 carat lab diamond, now that price differential is almost 90%. Even less in bigger stones. So how much can I buy 1 carat perfectly like whatever I have flawless lab diamond for? आपको मैं डॉलर में बता देता हूँ प्राइस बिकॉज उसके अंदर ही आता In है. at the source. सोर्स पे अगर इस वक्त आपको $200-250 में रिटेल्स में आपको मिल जाना चाहिए. Retail में $200 का एज अ रिटेलर आई कैन गो मुझे $200-250 में. as a retailer you will buy for $250 यानी कि $200 में आपको 1 carat diamond मिल रहा है जो 4,000 5,000 6,000 $3,500 का वैसे. $3,500 का है. तो डायमंड रियल क्यों लेगा कोई? क्योंकि पता भी नहीं चलता. अच्छा क्या is it visible imperfections or anything visible to the naked eye? The exact same thing. Is it visible through the scope and everything? It's the exact same thing. So can you as a jeweler tell the difference? Me as a gemologist cannot tell the difference. You are a gemologist and you can't tell the difference. And you've been trained in this. I did my gemology at GIA in 2011 and 2009, sorry. And uske, whatever they've taught us, no naked eye can tell the difference between a lab-grown diamond and a natural diamond. If you give me a loop, even then I can't tell the difference. The one way the jewelers actually do tell the difference is that most lab-grown diamonds in the bigger sizes have an inscription on them, which says lab-grown diamond on the girdle. So they can take their eyeglass and they can just Right, read that. look where. तो वो रीड करते हैं कि लैब ग्रोन डायमंड लिखा हुआ है. अगर मैं नहीं लिखूं अपने डायमंड के ऊपर लैब ग्रोन के ऊपर तो नहीं बता सकता कोई. तो फिर डायमंड की Only मार्केट way to खत्म हो tell the गई. difference is by advanced spectroscopy machines. Surprising, one of the more famous ones right now is a machine called Sherlock Holmes and Dr. Watson. Interesting, but Are there any in Pakistan? I've ordered one for myself. You have. I've ordered one for myself. I don't know if other jewelers have it or not, but I've ordered one for myself, and that's more for my own safety and for my customer safety. ताकि उनको भी मैं बता सकूं कि जो मैं चीज बेच रहा हूं वो Yeah. नेचुरल है और लैब ग्रोन नहीं है. So why would a Because पाकिस्तान customer? के अंदर इस वक्त मैं आपके प्लेटफॉर्म पे ये बता दूं कि सबसे बड़े इशू जो आने वाला है वो ये है कि नेचुरल डायमंड कह के लैब ग्रोन डायमंड बेचे जाएंगे. वो तो आई एम श्योर पिछले 5 साल से हो रहा रेडी हो होगा. रहे हैं. एंड लोगों को पता भी नहीं होगा. पता चलेगा लोगों को जब वो लोग अगेन ना वहां आके हमारे वालों का एक इशू है कि व्हेन दे डोंट थिंक ट्वाइस की जगह इफ दे गेटिंग अ डील दैट्स टू गुड टू बी ट्रू.
अगर आपको एक चीज बहुत बहुत सस्ती मिल रही है, भाई $3,500 का अगर एक कैरेट है आपको आप 2000 जाके में, 3-4 लोगों से, एटलीस्ट 3-4 लोगों से जाके कंपेयर कर लें प्राइस। अगर आपको कोई ₹1,00,000 कह रहा है, 1,10,000 कह रहा है, 90,000 कह रहा है, समझ में आ रहा है। लेकिन कोई ₹1,00,000 आपको 4-5 लोग एक प्राइस दे रहे हो, एकदम से एक बंदा आके कह रहा है 20,000 में आपको दे दूंगा मैं ये। तो वहां आपके वार्निंग बेल्स रिंग होने चाहिए ना। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग की इस वक्त पोजीशन लोगों की फाइनेंशियली इतनी टाइट है कि वो उसको इग्नोर कर देते हैं। नहीं तो व्हाट्स द हार्म इन बाइंग लैब ग्रोन डायमंड्स? भाई देखें, डायमंड इज नॉट अ स्टोर ऑफ वैल्यू, ये तो क्लियर है ना, गोल्ड की तरह तो नहीं है। आई डिसएग्री विद दैट। यू थिंक डायमंड इज अ स्टोर ऑफ वैल्यू? हमारे यहाँ लोगों ने उसको स्टोर ऑफ वैल्यू समझा हुआ है। इस साउथ एशियन पाकिस्तान में के अंदर उसका रीजन ये है कि आप, आई थिंक दैट्स अगेन लिंक टू वुमेन एम्पावरमेंट। पाकिस्तान के अंदर अब women are still entering the workforce, they are semi independent financially। उससे पहले ये होता था कि हस्बैंड ने आके एनिवर्सरी या बर्थडे पे डायमंड दिला दिया। अब वो डायमंड उन्होंने खरीद तो लिया है, उनकी कोई, दैट्स जस्ट द स्टोर ऑफ वैल्यू। आगे जाकर उनको पता है कि अगर अल्लाह ना करे मुझे जरूरत पड़ेगी, मैं जाके ज्वेलर पे भेज दूंगी। मैंने अगर 10 लाख रुपए का लिया होगा, मुझे 90% रिटर्न, 80% रिटर्न तो वापस मिल जाएगा इसका। तो वो उस हिसाब से उसको लेके चल रहे थे कि इट्स नॉट अ डेड एंड, कि हमें कुछ तो वापस मिल जाएगा इससे। So that was one of the reasons why people kept buying diamonds. But you As a also store of said, value. but you also said diamond pricing has declined by what, 30-40% in the Over the last. last 3-4 years. So then it is not a store of value. Now- इतना major. लेकिन मैंने 20 साल के अंदर जब मैंने ज्वाइन किया था, उस वक्त 1 कैरेट का डायमंड $4,000 का था। वो होते होते $6,500 तक का गया 2020 में। कोविड के 2020-2021 में, कोविड के दौरान सारी प्राइसेस सब चीजों की गिर गई थी, डायमंड और की प्राइस ऊपर ही जा रही थी, बिकॉज लोग घर पे बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि Online पूरी दुनिया shopping के अंदर, हम पाकिस्तान में बाइंग नहीं हो रही थी, हमारी तो दुकान बंद थी। हाँ। लेकिन जो ऑनलाइन बैठ के बाकी दुनिया में तो हर कोई घर पे अपनी बीवियों को और अपनी गर्लफ्रेंड सबको खुश कर रहा था, बिकॉज गवर्नमेंट से पैसे आ रहे हैं फ्री में, 4-5 हज़ार डॉलर आ रहे हैं। उस वक्त मुझे याद है, देयर वाज अ रिपोर्ट दैट सेड दैट द हाईएस्ट increases in consumer electronics, उसमें PlayStation 5 और Xbox वगैरह थे, बिकॉज लोग घर में बैठे हुए थे। उस वक्त Netflix की सब्सक्रिप्शंस बहुत इंक्रीज हुई थी, और सेकंड वाज ऑल दीज engagements and lot of people got engaged and married at that time। so उन्होंने वो तो डायमंड्स की डिमांड आई थी, और उस वक्त और कुछ नहीं था, तो लोगों ने उस वक्त लेना शुरू कर दिया कि एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, कुछ उसके अंदर एज अ सेकेंडरी इन्वेस्टमेंट as well। So that peaked at 2021 at $6,500. today it's back at $4,000। तो 20 साल में हमने एक फुल सर्कल पर आ गए। और इसी 20 साल में गोल्ड के साथ क्या हुआ है? गोल्ड आपका, मैंने $800 का था जब मैंने ज्वाइन किया था अपना काम, उस वक्त $700-800 चल रहा था। उससे वो फिर 2008 की क्राइसिस में $1,900 तक गया था, मैंने क्रैश बैक टू 1100, और फिर आज $4,100 पे। तो $800 से गोल्ड 4,000 पे आया है, लेकिन डायमंड वहीं खड़ा हुआ है। तो देन विद दैट थियरी and with the lab grown diamonds taking place, why would anyone ever buy diamonds again? Because अगर मैं कहता हूं कि यार स्टोर ऑफ वैल्यू, अगर मुझे स्टोर ऑफ वैल्यू का गेम खेलना है, राइट? मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ, सॉरी फॉर बट आप, घड़ियों का शौक है आपको? किसका? घड़ी का। ऑफ कोर्स। तो आप जाकर रोलेक्स अगर खरीदनी है आपको, आप ओरिजिनल रोलेक्स खरीदेंगे या आप 2 नंबर रोलेक्स खरीदेंगे? बट वो तो देखें, ओके, वो अलग है। नहीं, अलग नहीं। I'll tell you why. जो लैब ग्रोन डायमंड है वो उसी प्रोसेस से बना है जिससे ओरिजिनल डायमंड बना है, उसी एग्जैक्ट प्रोसेस से, एक्सेप्ट वो जो प्रोसेस था was inside a, let's say, a lab in a way, right, in a machine, and it took 6 months. वही कार्बन था, वही कार्बन को आपने हीट और वो प्रेशर और वो सब दे के उसको विद अ लिटिल पीस ऑफ डायमंड आपने डेवलप कर दिया। एंड यू एक्सप्लेन दिस टू मी। बट द रोलेक्स बिल्ट इन स्विट्जरलैंड is real. The second Rolex that you're talking about is not built on the same assembly line in Switzerland, even if it's using the same, and it's not even using the same movement parts, yaar. That's आपको पता चलता है जो आप खोलेंगे ना, दो तरह से पता चलता है। इस पे मैंने पढ़ा, इस पे मूवमेंट, आप मूवमेंट खोलेंगे इमीडिएटली आपको पता चल जाएगा कि खोलेंगे ब्रांड न्यू रोलेक्स की अगर आप खरीदते हैं, आपको कोई- सब कोई- आप कब खोलेंगे मूवमेंट?
कभी नहीं खोलेंगे। एग्जैक्टली वो खुलती है जब 10-12 साल के बाद, जब सर्विस जाती है, रोलेक्स वाला रोलेक्स वाला आपको 2-3 हफ्ते के बाद आपको जब लिस्ट बिल आता है उसका कि इसका ये पार्ट भी चेंज है, ये पार्ट भी चेंज है, ये पार्ट भी चेंज है। घड़ी के काम के अंदर जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है वो ये है कि या तो आप कुछ घड़ियां हैं जो आप खरीदें सही टाइम पर, वो आगे जाके उनकी वैल्यू बढ़ती है, आप बेचें, यू विल मेक मनी। द अदर वे इज टू चेंज स्मॉल पार्ट्स, चीज नीचे की डायल साइड की चेंज हो गई, लिंक्स चेंज हो गए, अंदर के मैकेनिज्म सारे नहीं, कुछ मैकेनिज्म चेंज हो गए, वो पार्ट्स रिपेयर्स में यूज हो जाते हैं। हांगकांग इट्स फेमस फॉर दिस। इसी तरह मैंने एक और चीज मैंने अपनी आंखों से देखा है, I've seen a factory where I won't take the name, but a bags were being made. Branded bags were being made in that factory. And the same guy has a factory right next to it, which is using the same raw materials to make the same bag. The only difference is one tiny barcode that he's not putting on the other bag. The original bag sells for $5,000. This bag sells for $1,200 to $1,500. And that same man owns both factories. It's the same raw materials that are being used. He's exporting the original one back to Europe. The other ones are being exported also to Europe, just to a different country in Europe. And they both have the same label on it. It is the same raw material. I have seen that. मैं तो अपनी ज्वेलरी के उसमें देख सकता हूँ, देखें ज्वेलरी के अंदर अब एक डिजाइन है, आपकी कोई अगर ब्रांडेड वेयर का कोई डिजाइन है, उसको कॉपी करना तो मैं कॉपी करने में वैन क्लीफ देख लें, आप बहुत देख लें, आप लोगों को बहुत सारे डिजाइन हैं, आप लोगों को मिलेंगे, हर बंदे ने पहना हुआ है, लेकिन उसको कॉपी करना मुश्किल नहीं है, उसकी मेन चीज आती है उसकी फिनिशिंग के अंदर। दैट इज वेयर यू कैन टेल द डिफरेंस। बट अप टू अ सर्टेन पॉइंट, एक पॉइंट के बाद कार्टियर वाला भी नहीं बता सकता, उसका सेल्समैन भी नहीं बता सकता, उसका रीजन ये, दैट इज व्हाई दे स्टॉप्ड ऑथेंटिकेटिंग देयर ओन ज्वेलरी नाउ। अब एक फील्ड बन गई है जिसको लोग सुपर फेक्स के तौर पर कहते हैं। सुपर फेक्स कहते हैं उसको। उसमें बैग्स भी आते हैं, घड़ियां भी आती हैं, ज्वेलरी भी आती है। वो ब्रांडेड वेयर का डिजाइन है, आपका कार्टियर का डिजाइन होगा, सेम रॉ मटेरियल यूज होगा, गोल्ड भी यूज होगा, वजन भी सेम होगा, सब सेम होगा, सिर्फ फर्क ये वो कार्टियर की फैक्ट्री पे नहीं बना है, वो कहीं और फैक्ट्री में बना है। उन्होंने उसी का ओरिजिनल पीस कार्टियर का लेकर उसका 3D स्कैन करके उसको कैड इमेज बना के उसकी कास्टिंग करके, इट इज 99.99% the same as the original. And you're equating this to the lab diamond. Yes. It's the same concept. It's just your own mindset. आप मुझसे पूछे, मुझे कुछ नहीं, आपको नेचुरल खरीदना है आप नेचुरल खरीदें, आपको लैब ग्रोन खरीदना है आप लैब ग्रोन खरीदें, you make that decision. Okay, so tell me, what is the difference in mindset that you have come across between the person जो लैब ग्रोन खरीदने में उसको कोई इशू नहीं जो है, नई जनरेशन है हमारी, हाँ, they are moving towards lab grown. and what is the reason? पैसे नहीं है, नहीं, फिर वो कहते हैं कि मैं क्या कहते, अगर मुझे 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करने, मैं 10 लाख रुपए में से अगर मेरा लाख रुपए में डायमंड आ जाता है और मेरी बीवी भी मान गई है और मैं उसको प्रपोज भी कर दिया और मेरा काम हो जाता है लाख रुपए में, तो मैं लाख रुपए में अपना काम कर लेता हूँ। 9 लाख रुपए जो है ना वो मैं इन्वेस्ट कर लेता हूँ कोई स्टॉक्स के अंदर या इधर उधर, या कोई रियल एस्टेट में डाल देता हूँ या कहीं इधर उधर डाल देता हूँ, जो एक टेंजिबल एसेट हो जिससे मुझे आगे टेंजिबल इनकम मुझे मिलती रहे। तो दैट इज अ शिफ्ट जो एक आया है आपका, और वो एक, बट वो खर्च 10 ही कर रहे हैं। नहीं, वो खर्च मेरे पास तो लाख रुपए ही कर रहा है ना, मेरे पास तो 10 लाख की वजह लाख रुपए कर रहा है। नहीं, बट क्या वो मुझे उसका भी, अच्छा वो बता के कर रहा है कि वो लेट्स से वो प्रपोज कर रहा है, वो डायमंड बता के कर रहा है मैं उनको खुला बोलता हूँ कि बताओ। इसमें देखें, इफ यू आर टेकिंग दैट स्टेप एंड इफ यू आर मैरिंग समवन, देन यू कांट स्टार्ट दैट रिलेशनशिप बेस्ड ऑन अ लाई, और आई वोंट इवन कॉल इट। What if they don't ask? No one's like, who asks this question? Thank you for the ring. A bit naive. People ask this. People ask. If not, they ask, their friends ask, कितना क्या साइज है, कितने का है, क्या साइज है, क्या कलर है, ये वो है, और कभी कभी आपको भी मूड होता है बताने का, यार देखो, you know, it's how do you quantitate love? So it's a way of quantitating love, right? Like देखो उसने मुझे कितना प्यार किया, मुझे 2 कैरेट का डायमंड दे दिया, so इसका मतलब कैरेट का दे दिया। engagement पे lab grown नहीं use करना चाहिए, which is what you're saying, क्योंकि if you're saying कि the engagement ring is a way of quantifying love, और आपने उठा के 4 कैरेट का, what the entire scam was, right? Or the marketing strategy was from Tiffany's and all the other brands 100 years ago. right? That's that. Because if you're telling me that a 1 carat is for 250 at your buy price, let's say 250, a 4 carat ये तो linear होगा ना, should be 1000.
Yeah, 4 carat, exactly. But a 4 carat in a natural is an diamond exponential increase. is exponential. It's not going to be 4 times. It's going to be maybe 8 times, right? Interesting. So you see this growing, the lab grown diamond. Definitely. I think the demand will shift. Half the demand will go towards lab grown diamonds, and there will always be a demand for natural diamonds. There will always be people who will say, no, I have the money to buy natural diamonds. I'm okay with natural diamonds. I want to buy natural diamonds. I don't want to wear something that's man-made. I want to wear something that's natural. And that's completely fine. I'm not saying कि वो गलत है. बिल्कुल ठीक है. But एक कोई जरूरत नहीं है. Like मैं ये कह रहा हूँ कि इसकी जरूरत नहीं है आपको सिर्फ natural. There's another option to explore and go for it. And if you think that option is better suited for your financial needs and your budgeting, go for that. My entire point is that there is no optical difference between a lab-grown diamond and a natural diamond. So ये misconception है, ये खत्म हो जाना चाहिए कि lab-grown diamond, मैं देख के बता सकता हूँ. मैं अगर देख के नहीं बता सकता ना, तो कोई भी नहीं बता सकता. And you're a gemologist, यार. So, अच्छा, then where does this leave? अगर gold के साथ price differential इतना हो गया है कि people are unable to afford gold the way they used to, 30 तोले से 10 तोले पे आ गए हैं. Diamonds की market is disrupted, 40% pricing drop हुई है, plus lab grown diamonds give you that option कि यार मुझे अगर accessory लेना है तो मैं सस्ता ले लेता हूँ. Where does that leave the precious stones business? Emeralds, rubies, sapphires, क्या वो भी lab grown option बन सकता है उनका? Already available. है available. बिल्कुल available है. Because the process used to make diamonds, if you can make a diamond, then you can make any other mineral. What is the process of the making of a lab-grown diamond? So there are two main systems that they use. One is called the CVD process, which is the chemical vapor deposition, and the other is the high pressure, high temperature process. To sum it up, आप उसको ये समझ लें कि एक कंटेनर लेते हैं, वो स्टील का सिलेंडर है. उस सिलेंडर के अंदर बिल्कुल छोटा एक नेचुरल डायमंड का सीड डालते हैं. How small? You can say half an mm. Half an mm? Half an mm size का. 1 mm भी नहीं होगा. वो उसको रखते हैं. Inside that container, they increase the temperature and the pressure to mimic that of the environment of inside a volcano where diamonds are formed. Most of them. And then they introduce carbon gas. So in what they do in labs is they introduce pure methane gas. When that methane gas under the high pressure and high temperature environment comes into contact with the diamond, तो वो उसका जो atomic structure उसको copy करना शुरू कर देता है. So that seed crystal grows. तो वो grow होती है. वो 2-3 हफ्ते 2-3 महीने डिपेंडिंग ऑन आपका जो प्रोसेस है, उसके बाद वो निकल आता है. वो आपका डायमंड है, उसको आप कटर के पास भेज देते हैं. वो कटर जो है follows the same process जो natural rough की थी, वो lab grown rough के साथ करता है. So cutter में difference नहीं वो है. lab के अंदर तो rough create कर रहे हैं. Right. तो cutter is the cutting same. process is exactly the same. So या तो मैं mine से लाऊं या मैं इस cylinder container से लाऊं, it doesn't matter. Rough, the only difference है कि rough आपकी naturally mined हुई है या lab में बनी है. और rough के अंदर भी atomic structure same है उसका. पर atomic structure है भी उसका जो आप जिस तरह पानी H2 है, तो वो down to the atomic structure it is exactly the same. It has the same atomic structure as a natural diamond and a lab grown diamond. So, Interesting. Which is why there is no difference. And for precious stones, it's the same. Again, you can do the same process with precious stones. So I can put a sapphire. The only difference is the gases that you introduce. ठीक है. You know, instead of methane, you might have to also introduce some cobalt or some boron or some other gases like that. So मुझे sapphire recreate कर सकता हूँ, ruby, भी आते हैं emerald. lab grown, gems सब आते हैं lab grown. लेकिन gems की market lab grown की इतनी अभी pick up नहीं हुई है. Why? उसका रीजन ये है, जो मैंने देखा है वो ये है कि जो जेम्स बन रहे हैं लैब ग्रोन के अंदर, दोस आर वेरी क्लीन. They have very 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 clean stones. और वो stones अगर हम नेचुरल उसमें देखें तो वो आपको क्रिस्टीज और सदबीज के ऑक्शन पे मिलते हैं. फिर वो बेसिकली वो जो लैब ग्रोन में जो स्टोन बना रहे हैं वो कॉपी कर रहे हैं वो $100 million का क्या कहते हैं सैफायर या रूबी को. वो जब हम लोग देखते हैं, अगर आप वो नेचुरल स्टोन को भी देखेंगे ना, आपको लगेगा वो ग्लास है. बिकॉज आपकी आदत नहीं है उसको देखने की. सो एज अ रिजल्ट वो लैब ग्रोन जो आपके कलर स्टोन्स हैं, दे आर स्लो टू पिक अप. उसका द वे दे आर पिकिंग अप इज दैट यू मेक लैब ग्रोन डाउन विद इंक्लूजन्स. Got it. Okay. So what's picking up is lab grown क्या कहते हैं color stones with inclusions, so that they look more realistic to the ones that you're actually buying.
बिकॉज जो नेचुरल आप एमरल्ड और रूबीज खरीद रहे हैं वो बिल्कुल क्लीन नहीं होते, उनके अंदर इंक्लूजन. And what is the price differential? Again 90%, 90 to 95%. 90 to 90%, 95. Wow, that's a big differential. If I was to invest, is are precious stones a good store of value in investment? Very good. But Really? yes. Better than gold and diamond? I mean, obviously everything's better than diamond, but better than gold? Depends on the stones. Ruby? Again depends on the ruby. हमारे यहाँ देखें, आपको समझना चाहिए कि नेचुरल स्टोन के अंदर भी there are a lot of processes that are done to natural stones to improve their look. For example, when it comes to rubies and sapphires, the first treatment is called heating, where they heat the rough to stabilize the color and to improve the color of the stone. Unheated stones are obviously much more expensive than heated stones. The price difference is 1,000 or 10,000 times का difference है. Wow. So like आपका अगर 4 कैरेट का मेरा heated stone है sapphire, वो मुझे $1,000-1,500 कैरेट पे अगर मिलेगा. वही चीज़ अगर unheated होगी, it can go up to $25,000, $30,000, $40,000, $100,000, maybe even $1 million a carat. Wow. So there's no upper limit when it comes to color stones. Because color stones, natural color stones are rare. They're a lot more rarer than gold. They're a lot more rarer than diamonds. So they have a much higher store of value. They're also much less stronger than diamonds. So the breakage वगैरह ज़्यादा होती है उसकी. तो hence उसकी value भी, आपको you have to take care of them, उसकी value भी ज़्यादा है. अब अगर आपके पास अच्छा एमरल्ड या आपका सैफायर या रूबी आपका 40-50 साल पहले आपने लिया होता अनहीटेड, बिल्कुल जिसमें डाइंग भी नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, आज अगर आप उसको लेने जाएं, you've made 100x on it minimum. Wow. But it requires दो चीजें. It requires knowledge. It requires knowledge. It requires expertise कि आपको you need to know what you're buying. Right. इसलिए अच्छा, then मैं you need कहता to take हूं- care of it. Yeah, you need to take care of it. क्योंकि गोल्ड में तो बड़ा सिंपल है ना, इट्स अ स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसेस, बुलियन मिलता है, कहीं से भी आप उठा लें. ये भी स्टैंडर्डाइज नहीं है, 2 नंबरी तो गोल्ड में भी बहुत होती है. I've seen pieces जहां बीच के अंदर मेटल का पीस है, ऊपर उन्होंने क्या कहते हैं गोल्ड का कोई और मेटल को डाला हुआ है और उसको फॉइल लगाया हुआ है ऊपर. वाओ, रियली? सो 2 नंबरी तो बहुत चीजों में आती है. इसीलिए क्या कहते हैं, जब हमारे पास गोल्ड आता है, मेरा तो प्रोसेस ये होता है कि यू हैव टू मेल्ट इट एंड गेट इट टेस्टेड. अब लोग समझते हैं कि पुरानी ज्वेलरी आ रही है, मैं उसको रिफर्बिश करके बेच दूंगा. मैं क्यों बेचूं? मुझे, आप मेरे पास आते हैं, एक चीज एक्सपेक्ट करते हैं कि ब्रांड न्यू चीज है, मैं किसी की पहनी हुई चीज क्यों दूं आपको? आई एम श्योर बाकी ज्वेलर करते हैं, मुझे जरूरत नहीं उसकी. आई केटर टू अ डिफरेंट मार्केट, मुझे जरूरत नहीं वो करने की. आई एम श्योर देयर आर अदर ज्वेलर्स, बाकी जो आपके छोटे ज्वेलर्स हैं वो रिफर्बिश कर देते हैं उसको, थोड़े स्टोन वोन सही कर दिया, पॉलिश कर दी, ब्रांड न्यू चीज बना के आके बेच दिया. मैं अपने आप को सेफ लेके चलता हूँ. मैंने तो जो भी आता है मैं कहता हूँ देखें, मैं इसको मेल्ट करूंगा, टेस्टिंग की रिपोर्ट आएगी, आपके सामने होगा, मैं आपको मैक्सिमम वैल्यू दे दूंगा ताकि आपका भी लॉस नहीं हो और मेरा भी लॉस नहीं हो. अब आज तक मुझे 20 साल के अंदर एक बार हुआ है मेरे साथ. जब कोई एक क्लाइंट आया था, उन्होंने मुझे क्या कहते, दे वांटेड टू एक्सचेंज गोल्ड, देयर ओन गोल्ड अगेंस्ट माय ज्वेलरी. तो उसमें से एक पीस था जो 24 कैरेट नहीं था, वो 21 कैरेट निकल आया. दैट्स अ बिग डिफरेंस. तो उस वक्त तो डेढ़ लाख रुपए का फर्क आ गया. आज तो और ज्यादा फर्क होगा. लेकिन आई गेस लर्निंग वो सीखने को मिलता है आपको इन चीजों से. एंड द लास्ट वन, ऑफन ओवरलुक्ड, सिल्वर. आई एम नॉट अ स्पेशलिस्ट इन सिल्वर. वो हमारे Is it even worth- उधर है, वो तो क्या कहते, अब सिल्वर इतना वो आ गया कि अब सिल्वर, सोने की दुकान में अब आपको फिर सिल्वर की बात होती थी. पहले तो सोने की, सोनार के पास सिल्वर के नाम मेंशन करना वाज लाइक अ डिसरिस्पेक्ट टू द सोनार. So now again trends and times have changed because the price, it's unfeasible. मेरे पास शुरू हुआ था कि I remember we would not do anything in silver. Even though we could, but we just wouldn't do it. राइट. We started getting into silver jewelry because of accessories, like people would make sets, bridal sets. अब उनको टीका बनाना था. अब वो कहते थे कि यार मैं अगर गोल्ड में टीका बनाऊं, मुझे फॉर एग्जांपल 4-5 लाख रुपए की कॉस्ट आ रही है. यही चीज अगर मैं सिल्वर में बना दूं 25-30 हजार में बन जाएगा. टीका वो है जो जिंदगी में एक बार पहनना है इसने, शादी के, उसके बाद इसने कभी टीका पहनना भी नहीं है. तो मेरा बजट बहुत है, मुझे 4-5 लाख तो सेव करना. तो सिल्वर में बनेगा. सेव करने के लिए वो कहते थे सिर्फ टीका बना दो सिल्वर में, या झूमर बना दो, कोई एक छोटी सी एक्सेसरी बना दो जस्ट टू सेव मनी. दैट्स वेयर वी स्टार्ट मेकिंग सिल्वर ज्वेलरी. But you would wrap it in gold. You'd gold foil it. उसको पॉलिश हो जाती थी गोल्ड की आपकी. सो 19-20 फर्क आता था. यू कांट टेल, लाइक आप
Can I tell a silver jewelry? Layman can't tell. You can't tell. Layman can't tell. As a jeweler, obviously, with the heft and other... Is silver a good store of value? Silver is also a good store of value, but the problem with silver is the amount of silver, quantity ज़्यादा हो जाती है. हाँ, to So, store that much, अगर right. आपका 10 किलो सिल्वर है, वो आपका 2-3 तोले गोल्ड की वैल्यू और 10 किलो सिल्वर की समझ वैल्यू गया। सेम है. लेकिन appreciation over, let's say when you started, वही benchmark रखते हैं 20 years ago. Silver कितने का था और आज कितने का है? Silver and gold have both gone up similarly. So उनकी appreciation was the same. Gold, basically, gold is the main metal Driver. Silver follows the gold. ठीक है. Now, obviously, there are times in the middle where silver कभी outperform कर जाता है gold को percentages के अंदर, कभी underperform कर रहा होता है. अभी जो current हमारा जो silver का एक चल रहा है वो ये है because silver has always been around 2.5% of gold value. That came down to around 1.5% जब ये gold का एक boom आया है पिछले 2-3 साल में. अब वो वापस 1.8-1.9% पर आ गया है silver. लेकिन वो because वो जो gold और silver के बीच में जो percentage value fell from 2.25, 2.5 to 1.5%. That's why people were like, oh, silver में घुस जाओ because the percentage increase in silver is going to be more over time than gold. But again, I say लोगों को कि आप stay with something that's more, that you know, and don't invest in stuff that you don't have no idea. And even to your point, right? It's like saying कि यार if I want a store of value, अगर मुझे रखना है, hold करना है, तो मैं वही denomination रखूंगा ना जो hold करना आसान है. मैं अगर 5,000 का नोट रख रहा हूँ versus मैं 100 रुपए के 50 नोट रखूं. It's kind of the same, right? So silver as a store of value to me doesn't make sense Not a logically. store of value. I think gold. It's silver के अब वही है लोग investments और quick returns. Quick आजकल returns. तो everything is all about Yeah. quick returns. मुझे अभी पैसे बनाने हैं. बिटकॉइन वाली फिलोसफी है ना कि बस मैं 10 साल में मिलियनर बन जाऊं. तो वो क्विक रिटर्न वाली उसमें आ रहा है. लेकिन मैं लोगों को बोलता हूं कि अगर इन्वेस्ट करें तो गोल्ड में करें. इट्स safer and easier thing than compared to silver. Future, looking forward, where should a person invest? If they were to invest in gold, diamond, silver, precious stones as an investment, right? Not as jewelry. I would suggest to stick with gold. And even at these prices, continue buying? Yes. Or wait for the correction? No, I think देखिए आप यू कांट बी ब्लाइंड. आप क्या कहते हैं, आपको जहां भी आपने पैसे लगाने हैं आपने उसको फॉलो रखना है. करेक्शंस आएंगे, डिप्स आते हैं. ऑब्वियसली जो हमें से कहा है कि डिप में खरीदो और जब ऊपर हो तो बेच दो. देखिए basically the way I'm thinking of it, right, is I am trading my, let's say my dollar or my rupee or whatever my currency is for gold, right? Let's say, and I'm talking about not jewelry, I'm talking about it as an asset. The printing of these these currencies has increased. The money supply has increased. They're not backed by any tangible asset. They're not gold backed. It was backed with gold until 1973. 73 के बाद जब उन्होंने पेट्रो पे आ गए थे, तो अब गोल्ड बैक नहीं है. It's backed by US military now. It's backed by the US military. बिल्कुल ठीक है. So the question is, do I trust the US military for the next 50 years? Let's say I have a 50-year life starting from this point. Do I trust the US military for 50 years and trade and hold on to my dollar and leave the gold aside? But my dollar is not appreciating, right? My dollar is facing inflation and it is devaluing because America is printing more dollars every single day. Absolutely. Okay, they printed the most amount of dollars in the last few years and their debt levels are higher, whatever. So I'm trading my dollar and buying this precious commodity, which has been appreciating steadily over the last 20 years. From 800, you said it went to, let's say, 4,000. So the best thing for me to do, then I could even take that dollar and put it in something like Bitcoin. Far more risky, but also an appreciating asset if I look at it over the last 10 years. So holding any currency, to me, is illogical. Yes. करेंसी तो आपको वो तो इन्वेस्टमेंट का नंबर 1 रूल ही है ना कि हार्ड कैश रखने का. तो सिर्फ उस वक्त आप अगर कोई डिप्रेशन आ रहा है, आपको लग रहा है कि डिप्रेशन आने वाला है, जो भी वॉरेन बफेट साहब का कह रहे हैं कि उन्होंने अपने कैश आउट करके बैठे हुए हैं उनको, तो वो एक अलग कहानी है. लेकिन कैश रखने तो कोई फायदा, कैश तो आपकी वैल्यू डिवैल्यू होते जाती है. तो but with that वैल्यू अगर आपको रखनी है आप गोल्ड खरीदें. अब गोल्ड के अंदर भी ये है कि एज यू सेड ना कि आपको
अपना शौक भी तो पूरा करना है ना। अगर आपको गोल्ड की ज्वेलरी लेनी है, आप ज्वेलरी लें, कोई मैं ये नहीं कह रहा हूँ ज्वेलरी नहीं लें, 100% लें ज्वेलरी, लेकिन ज्वेलरी में आप ये नहीं समझें कि मैं ज्वेलरी लेकर, अगर आज मैं 10 लाख रुपए की ज्वेलरी ले रही हूं, वो 1 साल के अंदर 20 लाख रुपए हो जाएगी। ये हमारे कंज्यूमर्स की अगर सोच होती है कि वो 1 साल में डबल हो जाएगा। 1 साल में कोई डबल नहीं हुआ। हाँ, 10 के 20 लाख हो जाएंगे, शायद 10 साल के अंदर हो जाए, गोल्ड की वैल्यू और ऊपर चली जाएगी, लेकिन आपको टाइम चाहिए उसका। इट टेक्स टाइम। गोल्ड इज नॉट अ रॉकेट। अभी पिछले 2-3 साल में लगा है लोगों को एक रॉकेट लग रहा है। But that's an unusual situation. Very unusual situation because we are, as I said earlier, you know, जो मुझे लग रहा है कि we are in that precipice of time जहां हम एक शिफ्ट आ रहा है हमारे फाइनेंशियल सिस्टम्स के अंदर। तो जब तक वो शिफ्ट आएगा नहीं और जब तक हम एडजस्ट नहीं करेंगे, थोड़ा सा हम एक अननोन एरिया के अंदर घुस रहे हैं, और उसकी वजह से यू सी ऑल ऑफ दीज इरेशनल एक्टिविटीज हैपनिंग के इन्फ्लेशन भी बढ़ रही है, इंटरेस्ट रेट भी बढ़ रहा है, गोल्ड, एवरीथिंग इट इज गोइंग, स्टॉक मार्केट भी बढ़ रही है, सब कुछ ऊपर जा रहा है, और महंगाई भी बढ़ रही है, आपके स्ट्रेस लेवल भी बढ़ रहे हैं, सब कुछ ऊपर जा रहा है। आप किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा, कहीं ना कहीं तो फटेगा। एवरीवन कैन सी दैट इज अ बबल, फटेगा, और ये फटने वाला है। अब कब फटेगा, दैट्स द क्वेश्चन। और जब फटेगा तो व्हाट एसेट्स शुड यू हैव इन हैंड? कैश इज द वर्स्ट थिंग टू हैव एट दैट पॉइंट। So to me, I would say company stocks would be the worst thing to have in hand. Cash is the worst thing. Real estate is the worst thing. Hard assets. So it's gold. Gold, silver, Bitcoin. According to Goldman Sachs, Yeah. it's not according to me. Yeah. So according to the latest report of Goldman Sachs, 2026 $4,900 की इन्होंने दिया आपको December 2026 की forecast. Wow. And at the same time, there's also a lot of talk about which Trump wants is to revalue US dollar, US gold. US has not revalued its gold reserve since 1973. तो उनके गोल्ड रखा हुआ अभी $40 या $42 पर आउंस के हिसाब से, और आज $4,000 है। तो वो ट्रम्प ये चाह रहा है कि एक ऑप्शन ये है कि हम गोल्ड को रिवैल्यू कर दें अपने बैलेंस शीट के ऊपर, टू इवन इफ वी डू इट टू से $2,000 एन आउंस, दैट इंक्रीजेस, हमारा करंट डेफिसिट गिर जाएगा बाय $2-3 ट्रिलियन, सो दैट हेल्प्स देम आउट। बट बाय डूइंग दैट, the US government gives a sign to everyone else that they themselves are losing faith in the US dollar. So it's a double-edged sword. So even if they want to keep the US dollar relevant, then for them the stable coin strategy is better. And what is the stable coin strategy as you see it? I'm still doing my research on that. It's something new for me. मैं Bitcoin जब यूनिवर्सिटी में था उस वक्त मैंने पहला लिया था अपना बिटकॉइन, मुझे याद है $100 का था उस वक्त। 4 अभी भी है? नहीं, 4 बिटकॉइन लिए थे $400 के। उस वक्त क्रेडिट कार्ड वगैरह नहीं था, ऑनलाइन कुछ परचेज करनी थी तो $100-150 मैंने परचेज कर लिए थे, और उस वक्त कॉइन बेस एक वेबसाइट होती थी। तो वो जब मैं कनाडा में तो वहां थी, उसके बाद हम पाकिस्तान आ गए थे, एंड उस वक्त उनकी ईमेल आई थी कि आप अपना एड्रेस भेजें कनाडा का आपको ये करने के लिए, तो मैंने वो कभी फॉलो अप ही नहीं किया। $100-150 थे। मुझे याद है I've lost 1.25 bitcoins. That's a fair amount of money. If I look at it now, yes, but back then wasn't. Saad, this was a really interesting conversation. I think I'm going to go out and buy gold. Obviously, I can't buy it. I can buy it here because it's someone else's gold, and I can't bring it in from outside. So I'll have to figure out how to buy a gold bullion. If I was in Pakistan, how would I buy a kilo of gold from a jeweler? Listen, all jewelers do not sell it. I do not sell bullion. You don't sell bullion? I don't sell bullion. I am a jeweler. I sell retail. So where does a person buy gold bullion? You can go buy the other refineries. There are other jewelers who have licenses, and so you need a license to sell a bullion of gold, like a bar or 1 kilo or whatever, half a kilo or whatever. I don't even know anything about it. Interesting. Cool. This is a fascinating space. I think this space is just about to really see it rocket, because there is something brewing in the next 6 to 12 months. This AI bubble has to burst, and there will be flight to safety, and nothing is safer than gold. I think मैं तो उसको अपनी इंडस्ट्री वाइज से देखता हूँ, तो मैं तो देखता हूँ कि AI is really going to help us in terms of our designing, even in sales, even when it comes to our account side. So I'm looking forward to AI helping me, reducing the workload on me, and helping me. क्या कहते हैं? How does AI help in design? Like because it's still a manufacturing hard process, right? The amount, like what I
if I say I have my 5 designers working for me, उनको मैं कहता हूँ यार ये डिजाइन मुझे पसंद आया है, इसमें ये चेंजेस कर दो, हाँ वो AI से हो जाएगा, ठीक है. करके AI कर देता है. AI does it in like 10 seconds as opposed to giving. But still the physical process of manipulating the gold to look a certain way, वो AI तो नहीं modify. But that's also, there are some really next level machines that are being made. आप बाहर जाएं, मैं याद है मैं हांगकांग गया था जो, तो वहाँ चूड़ियों की मशीनें थी. अब बैंगल्स की जो मशीनें पहले जो हम लोग कहते हैं हाथ के काम से भी हाथ से पॉसिबल है, बिकॉज इतना इंट्रिकेट काम होता था, वो छोटे छोटे वायर्स को लेकर आप चूड़ियों के डिजाइन बना रहे हैं, अब वो मशीन भी करती हैं. तो ऐसा नहीं है. आई थिंक विद टाइम जो कंप्लेन कर रहा था कि पाकिस्तान हेल्थ में एक स्किल लूज हो गया है, वो जो स्किल लूज हो गया है दैट कैन बी रीगेन इन टर्म्स ऑफ मशीन में. मशीन लर्निंग के द्वारा आप यू कैन रीगेन दैट, एंड वो आ रहा है. बट in the jewelry industry, I think there will be a big shift from precious metals to more basic metals and standard metals, like जो आपकी artificial jewelry जिसको हम कहते हैं. There will be a big shift from आपकी gold based jewelry to artificial jewelry के अंदर. And वो भी इसलिए shift आ रहा है because लोग jewelry को एक fashion accessory समझ की तरफ जा रहे हैं, not as a show of wealth. बिकॉज पहले हमारा ये होता था ना, लोग पहनते थे तब दिया दिखाने के लिए, वही हमारा बैंक बैलेंस क्या है. अब आप बैंक बैलेंस दिखाने की बजाय आपने ज्वेलरी पहनी हुई है, अब आप बैंक बैलेंस नहीं दिखाएं. लेकिन अब वो ज्वेलरी इतनी एक्सपेंसिव हो गई कि अब दैट शिफ्ट आ गया है कि आई नो क्लाइंट्स हु कम एंड भी लगा कि मैंने ज़रकॉन भी पहना हुआ है, सामने वाला बंदा तो उसको डायमंड ही समझेगा ना, because वो समझ रहा है कि मैंने डायमंड ही खरीदा. अब वो सामने वाले बंदे की गलती है, वो खुद मुझे कहती है वो तो उसकी गलती है ना कि वो समझ रहा है कि मैंने डायमंड पहना हुआ है. I am very comfortable wearing a lab-grown diamond or a zircon, so I'm okay with it. Thanks a lot, Saad. This was really interesting. Wish you all the best with the business, and I would always recommend that everyone come to your place. Thank you so much. Places I've had good experiences with your retail business and your jewelry business and overall. And thank you all for tuning in. Like, subscribe, comment, kijiye. Let me know who you'd like to see next time. Bye bye.